गुड मॉर्निंग दास, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप का हमारा एक चैप्टर है बच्चे लोगों, बैंक ऑडिट का। और एग्जाम पेपर में नॉर्मली जो अपना क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, यानी कि जो आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा, उसमें ये सारे जो टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, इन दो का ही पूरा पोर्शन चैप्टर नंबर 6 के अंदर रहेगा। हाँ, कभी कभार जो करेक्ट इनकरेक्ट का क्वेश्चन आता है उसमें एक आध क्वेश्चन बैंक ऑडिट का आ सकता है, अदरवाइज रेयरली वहां पे आता है। मेनली क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा रहेगा उसके अंदर बैंक ऑडिट का एक क्वेश्चन जो है वो वहां से बनने वाला है। तो उतना ही पोर्शन, हालांकि काफी सारी चीजें अपने को इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वहां से बैंक ऑडिट का क्वेश्चन जो है वो मेनली अपने से पूछा जाता है। चलिए, तो बेसिक चीज अपनी वही रहेगी जैसा हम लोगों ने पढ़ के आए हैं, लेकिन चूंकि अपन स्पेशल बात करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें अपने को बैंक के बारे में यहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी कि भाई ऑडिट से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए होता है, वो सब कुछ यहाँ से अपने को देखना पड़ेगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को अपन लोग 3-4 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो मैं आपको आज करवाने जा रहा हूं वो है एकदम इस चैप्टर का बेसिक पार्ट, है ना। आपको ध्यान में क्या रखना है कि इस चैप्टर का एकदम बेसिक पार्ट है। ऑडिट के पार्ट पे थोड़ा सा बाद में आएंगे, लेकिन पहले बेसिक पार्ट पढ़ेंगे। उसके बाद में ऑडिट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट रहेंगे। देन उसके बाद बैंक ऑडिट से रिलेटेड कि भी एडवांसेस का ऑडिट आपको कैसे करना होता है, बैंक के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनका ऑडिट कैसे करना होता है, बैंक की जो रेवेन्यू होती है उसका ऑडिट कैसे करना पड़ता है, उन सबसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे देके रखे हुए हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो बहुत सिंपल है, बैंकिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी एज इट इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। ये बात मेरे ख्याल से सब जानते हैं कि भाई किसी भी कंट्री की बैकबोन अगर कोई इकोनॉमी की है तो हमारा बैंकिंग सेक्टर रहेगा। ग्रोथ अगर चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर चाहिए, तो हमको बैंकिंग सिस्टम बढ़िया वहां पे चाहिए। अब इंडिया में बहुत सारे तरह के बैंकिंग इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, और इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर जो इंडिया में मेनली हमारे काम करते हैं उनमें हमारे पास में एक तो आता है बच्चे लोगों कमर्शियल बैंक्स, बराबर। एक हमारे पास में है कोऑपरेटिव बैंक्स, एक हमारे पास में है फॉरेन बैंक्स, और एक होती है रूरल बैंक्स। तो ये मेनली इस तरह की बैंक्स हमारे यहाँ पे काम करती है। अब सबसे पहले अगर बात करूं जिनसे हमारा सबसे ज्यादा लेना देना होता है, वो हमारी है कमर्शियल बैंक्स, है ना। तो दे आर मोस्ट वाइड स्प्रेड बैंकिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, बिकॉज सबसे ज्यादा जनरल पब्लिक से कनेक्शन जो है वो इन्हीं का रहता है, क्योंकि इनके दो मेन फीचर है जिससे हमारा रोज का काम बढ़ता है। एक तो ये हमारे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, दूसरा ये हमको एडवांसेस देने का काम करते हैं, यानी कि लोन देने का काम करते हैं। तो ये सारे हमारे कमर्शियल बैंक्स हो गए। अगर मैंने एसबीआई का बात कर लिया, मैंने पीएनबी का बात कर लिया, मैंने आईसीआईसीआई का आपसे बात कर लिया, तो ये सारी की सारी हमारी कौन सी बैंक है, ये सब की सब हमारी कमर्शियल बैंक्स हो गई। अब सेकंड नंबर हमने पढ़ा रीजनल रूरल बैंक्स, नाम से पता लग रहा है। तो आरआरबीज आर द बैंक्स दैट हैव बीन सेट अप इन द रूरल एरियाज, है ना। और अलग अलग स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर, स्टेट के अंदर बहुत सारी चीजों में जहां जो रूरल कम्युनिटीज हमारी रहती हैं, बराबर, उस एरिया में उनको जो बेसिक बैंकिंग की फैसिलिटीज है प्रोवाइड करने के लिए और उनको फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए ऐसी बैंक्स खुलती है। जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक है, यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर भी इस तरह की बैंक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक है, इलाहाबाद यूपी बैंक है, ठीक है। तो ये सारी जो बैंक्स है वो सारी की सारी रूरल बैंक्स हैं, जो रूरल एरियाज की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरा करने के लिए, उनको और ज्यादा ताकि ढंग से वो लोग काम कर पाए, कुछ बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स बनाई गई। दीज आर कॉल्ड रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में भी हम जानते हैं। तो इनका फंक्शन बिल्कुल जैसे कमर्शियल बैंक की तरह रहता है, लेकिन ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के ऊपर है। आप देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज नेक्स्ट चैप्टर में 13 में आप लोगों ने पढ़ रखा है, बराबर। उसमें जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे। तो कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कोऑपरेटिव है कमर्शियल बैंक की तरह, ये भी डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, ये भी आपको लोन प्रोवाइड करती है, बैंक्स वाली फैसिलिटी है, लेकिन इनके लिए कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स काम करते हैं, और ये रजिस्टर्ड होती है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, है ना। जो भी उस स्टेट की होगी या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में होगी, दोनों अपने कोर्स के अंदर कवर है। यूजुअली कैटर द नीड्स ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। तो रूरल वालों के लिए अलग से तो ही है, लेकिन ये बैंक्स भी नॉर्मली एग्रीकल्चर, नॉर्मली बोला है, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि 100% ये रूरल सेक्टर के अंदर या एग्रीकल्चर वालों को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करती होंगी। राजस्थान की बात करें तो जोधपुर की बात ये अगर कर ले तो जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक हमारे यहाँ बना हुआ है, जोधपुर कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक। और अभी इन दिनों में तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स जो हैं, संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक, जहां हालांकि फ्रॉड के बहुत सारी चीजें हुई हैं,
लेकिन मेनली ये बैंक्स जो है वो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के ऊपर चलती है, अपने मेंबर से भी पैसा कलेक्ट करती है बराबर, और डिपॉजिट प्रोवाइड करती है। गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो गया, छत्तीसगढ़ राज्य सभा सॉरी हाँ छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक बराबर। तो ये जो सारी चीजें मर्यादित हो गया, लिमिटेड जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसी कई सारी बैंक्स है। तो अब ये दिमाग में आपके आएगा सर आपने भी बोला संजीवनी कोऑपरेटिव या आदर्श कोऑपरेटिव, सर ये तो सारा फ्रॉड कर रही है। तो देखो वो एक अलग कंसेप्ट हमारा हो गया, बट ऑब्वियस है ऑडिटर का भी उसमें रोल रहेगा। अगर फ्रॉड हुआ है तो उसने जरूर देखा होगा इन चीजों को और उसकी भी रिपोर्टिंग हुई होगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि किस तरह के बैंक्स हमारे यहाँ पे हैं। तो कमर्शियल बैंक हो गए, रीजनल बैंक्स हो गए, हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ठीक है। अब एक बैंक हमने यहाँ पे और डाला, देखो कुछ बैंक्स अपन ने और डाला था कि ऊपर अपने फॉरेन बैंक्स आ रहे थे, लेकिन यहां हमने कुछ बैंक्स और डाले। इतने सारे बैंक्स आप लोग देखें, पेमेंट्स बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये कुछ और नए तरह के बैंक्स नाउ टाइम है। सर यहाँ पे फॉरेन बैंक्स के बारे में तो मैंने नहीं पढ़ा, बट ऑब्वियस है ऐसे बैंक्स जिनका स्टैब्लिशमेंट बाहर है लेकिन जिन्होंने इंडिया के अंदर ब्रांचेस लगा रखा है, यहाँ पे भी काम कर रहे हैं। हाँ, HSBC हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हो गया, तो इस तरह के बैंक्स हमारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं। चलिए पेमेंट्स बैंक्स क्या होते हैं? न्यू टाइप ऑफ बैंक है बच्चे लोगों, क्या पता आप शायद आपने इस बारे में नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ सर ये हमने सुन रखा है। न्यू टाइप ऑफ बैंक है विच हैव बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड बाय द RBI। दे आर अलाउड टू एक्सेप्ट रेस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट, है ना, मतलब ये ज्यादा डिपॉजिट एक्सेप्टेड नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, बट दे कैन नॉट इशू लोन एंड क्रेडिट कार्ड। बच्चों समझिएगा, ये सिर्फ क्रेडिट एक्सेप्ट करेंगे, मतलब जो भी डिपॉजिट है उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बहुत लिमिटेड एरा के अंदर, ज्यादा नहीं। और ये लोन और क्रेडिट कार्ड जो है वो इशू नहीं करते। हाउएवर कस्टमर यहाँ पे अपने करंट और सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं बराबर से। उसके अलावा अगर कोई ATM का फैसिलिटी लेना चाहे, ATM कम डेबिट कार्ड अगर लेना चाह रहे हैं कि आपके अकाउंट से आपका ही पैसा निकलेगा, हम अपनी तरफ से कोई भी लोन या क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे बराबर। आपके पैसे से आपको पेमेंट करना है तो आप कर दीजिए। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, वो ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक अपने यहाँ पे आया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यहाँ पे है, पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है बच्चे लोगों, ये सब पेटीएम तो सुनते ही हो ना आप लोग, तो आप ही का पैसा वहां पड़ा हुआ है जो आगे जाकर के पेमेंट होने वाला है बराबर से। और ये लोग किसी तरह का लोन फैसिलिटी या क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे। हाँ, ये आपकी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भी करते हैं ना, पेटीएम वॉलेट के अंदर हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया और वहां से फिर हम अपने पेमेंट्स करते रहते हैं। तो दीज आर कॉल्ड पेमेंट बैंक्स, जो एक नया कैटेगरी और बहुत पॉपुलर भी है जो निकल करके आया। फिर बच्चे लोगों डेवलपमेंट बैंक, पुराना कंसेप्ट है, नया नहीं है ये, आप भी नाम सुनेंगे तो जान जाएंगे। हैड बीन, इसका कंसेप्ट क्यों आया? टू प्रोवाइड फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, है ना, क्योंकि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, अपन पढ़ते ही हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए अलग से बैंक्स बनाएंगे। दीज आर कॉल्ड डेवलपमेंट बैंक, जिनका काम ही यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो फाइनेंस है वो प्रोवाइड करने का काम करना मेनली। इसमें हमारा IFCI आगे आपने नाम जरूर सुना होगा, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सेम उसी तरह से IDBI तो पक्का सुना रहेगा भाई, आसपास हमारे बहुत ब्रांचेस दिखती है हमको। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाम से ही पता लग रहा है IDBI हो गया, ठीक है। या SIDBI अगर आपने सुन रखा हो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये सारा इनका काम क्या रहेगा? ये भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन इनका मेन काम है कि ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे फाइनेंस की, ये कॉमनली नहीं दे करके मेनली डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के डेवलपमेंट के लिए ही प्रोवाइड करेंगे। ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए। फिर हमारे पास में आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। सर ये क्या होती है? तो नाम से पता लग रहा है इनका सेटअप RBI ने किया, जो बेसिक फाइनेंशियल नीड है छोटी छोटी, वो प्रोवाइड करने के लिए, जो अनसर्व्ड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हो गए, स्मॉल छोटा बिजनेस करने वाले लोग हो गए बराबर से, बड़ा कोई नहीं, मतलब छोटे फाइनेंस प्रोवाइड करने का जो काम है, जो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कि भाई कोई पर्सन का दुकान है, परचून का दुकान है, किराने का दुकान है, ये छोटा बिजनेसमैन है, उसको एक छोटा लोन चाहिए ज्यादा, जिसके अंदर टेंशन वाली चीजें नहीं हो, इजी बेस के ऊपर अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए यहाँ बैंक है इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। जरूर आप लोगों ने AU का नाम तो सुन रखा होगा, अब तो कई सारी ब्रांचेस हमारे आसपास देखने को मिलती है AU फाइनेंस की। तो ये सब चीजें जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो दीज आर सम बैंक्स जो इन दिनों इंडिया के अंदर ओपन हो रहे हैं हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर। तो बैंक का डिटेल तो सिंपल हो गया, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। चलिए अभी RBI का रोल क्या रहेगा बच्चे लोगों, आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हो ये तो, और बट ऑब्वियस आई थिंक आपका जो बीकॉम में किधर न किधर ये बैंकिंग वाला एक सब्जेक्ट भी रहा होगा, तो उसके अंदर भी ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती है। तो फिलहाल ऑडिटिंग में हम लोग आएंगे, अभी तो हम बैंक्स को समझ रहे हैं, बैंक्स का बेसिक समझ रहे हैं। तो द फंक्शनिंग ऑफ बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया is regulated by RBI.
सबको पता ही है तो कि इंडिया में जो फंक्शनिंग है उसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है भाई, आरबीआई करता है। अब इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई यार, अब आरबीआई का फंक्शन क्या है ये तो बच्चे बच्चे को पता है भाई कि सर करेंसी इशू करने का काम करता है, बढ़िया है। फिर रेगुलेशन ऑफ करेंसी इशू, उसको कंट्रोल भी करने का काम करना है, ठीक है। फिर ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बैंक कहलाती है। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर कौन है, जैसे आपका और हमारा बैंकर होता है वैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंकर आरबीआई है। और एक्टिंग एज उसके अलावा जितने भी कमर्शियल और अदर टाइप ऑफ बैंक्स अपन अभी ऊपर पढ़े उन सब की भी बैंकर का काम यही करता है। उन सब का पैसा भी मेनली इनके पास डिपॉजिट है, उनको जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो आरबीआई प्रोवाइड करता है, उनकी डिपॉजिट आरबीआई के पास में रहती है। तो ये सारे रोल आरबीआई प्ले करता है। तो मेरे ख्याल से इसमें मुझे ज्यादा पढ़ाने लायक कुछ है नहीं। Beside RBI has also been entrusted with the responsibility of regulating the activities of commercial and other banks. जो बाकी बैंक्स को कंट्रोल करने का काम है, उनको रेगुलेट करने का काम है, वो भी आरबीआई के जिम्मे है। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो नो बैंक कैन कमेंस दैट बिजनेस ऑफ बैंकिंग और ओपन न्यू ब्रांच विदाउट ऑब्टेनिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। भाई साहब अगर आपकी कोई बैंक गया हो, तुमको ब्रांच ओपन करना है या नया बैंक ओपन करना है, तुमको जाना पड़ेगा आरबीआई के दर पर। दर का मतलब आरबीआई के दरवाजे पर उनकी लेनी पड़ेगी कंसेंट, तभी जाकर के आपको परमिशन मिलने वाली है, बराबर। द आरबीआई हैज आल्सो पावर टू इंस्पेक्ट एनी बैंक, किसी भी बैंक में जाकर के इंस्पेक्शन कर सकता है, तो आरबीआई के काम है। चलिए जी, अब बच्चे लोगों ये जो लिस्ट तुम देख रहे हो भाई साहब, ये लिस्ट तो थोड़ा पढ़नी पड़ेगी तुम लोग को। देखो एग्जाम में एक बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। स्टार्टिंग जब बैंकिंग का बैंक ऑडिट कोर्स के अंदर आया 2017-18 में, तो स्टार्टिंग क्वेश्चन ही यही था कि वो एक्ट बताओ आप लोग जो बैंक ऑपरेशंस को गवर्न करते हैं ना। ऑडिट से मतलब डायरेक्टली ऑडिट का क्वेश्चन नहीं है, पर अब बैंक ऑडिट के चैप्टर में इंक्लूडेड है। तो कई सारे ऐसे एक्ट है, तो सर इतने सारे याद करने पड़ेंगे क्या बच्चे लोगों को? 3-4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो हाथ से 4-5 इसमें से याद करके चले जाओ तो तुमको याद रह भी जाएंगे, है ना। कि बैंकिंग ऑपरेशन को, उसमें से एक सबसे कॉमन नाम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो याद कर ही लो, नंबर 1 ये तो पक्का करना। दूसरा एक आरबीआई एक्ट याद कर लो, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट और चौथा कंपनीज एक्ट। ये मेरे ख्याल से 4 तो तुम लोग को याद हो ही जाएंगे, और आगे पढ़ते हैं अपन, लेकिन ये 4 तो नाम याद हो ही जाएंगे। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ईयर याद रहे तो अच्छा, नहीं तो चलो कोई बात नहीं। आरबीआई एक्ट हो गया, एसबीआई एक्ट हो गया, उसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 तो है ये। उसके अलावा याद करने के लिए अगर करना चाहो, बाकी तो एक बार सारे पढ़ने चाहिए अपने को नाम। हाँ, तो अपन ये ले सकते हैं बच्चों, आईटी एक्ट तुम्हारा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग तो भी बहुत चल रहा है भाई, धूम मची हुई है, पूरे इंडिया के अंदर धूम मचा रखी है। वो ईडी वाले जो है वो पीछे पड़े हुए रहते हैं, बार बार आता है कि और इनको सम्मन आ गया, वो आ गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर ही तो है। बड़े बड़े लोग, नेता, राजनेता, अभिनेता भी जो फंस रहे हैं वो इसी के अंदर तो फंस रहे हैं। तीनों, वेदर नेता हो, वेदर अभिनेता हो, बराबर से वो सब अभी इसी के अंदर आ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो ये वाला एक्ट भी है। बाकी एक बार बच्चे लोगों नाम पढ़ के चले जाना, क्योंकि ये सारे एक्ट वो हैं जो बैंकिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए काम में आते हैं। अलग अलग टाइप की बैंक्स है, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स के लिए अलग बना दिया, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सब्सिडी बैंक के लिए अलग बना दिया, एक्विजिशन के लिए अलग बना दिया। तो एक बार बस ये नाम पढ़ करके चले जाना। हाँ, इसमें से 5-6 नाम जो मैंने मेनली बोले, देखो 4 तो ऊपर ही हो गए, 2 ये हो गए, तो 6 नाम, 6-7 नाम याद कर लो, तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट रहेगा। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये अपने को इधर ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर तो कोई टेंशन है नहीं आपको, और आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलें, आ जाओ। नेक्स्ट पे क्या बोला है, छोटा सा पॉइंट इन्होंने डाला, वो भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा भी बैंक ऑडिट होती है तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट तो बनती है, लेकिन उसके अलावा बच्चे लोगों को कुछ और रिपोर्ट्स भी, तरह की ऑडिट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो इसलिए मैंने हेडिंग किया दिया टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट। तो टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट का फंडा क्या कहना चाहता है यहाँ पे, आओ चेक करते हैं इसको भी। प्रेजेंटली द स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर हैव टू फर्निश द फॉलोइंग रिपोर्ट इन एडिशन टू देयर मेन ऑडिट रिपोर्ट। बच्चों समझना, तो जो स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स हैं, जो बैंक ऑडिट को संभालते हैं, बैंक ऑडिट्स का जो काम करते हैं, जो सेंट्रल ऑडिटर्स हैं, उन्होंने बोला कि भाई आप मेन ऑडिट रिपोर्ट जो बनाओगे, जो अपन ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ के आए, वो तो बनानी है, लेकिन उसके एडिशन में आपको इतनी रिपोर्ट्स और देनी पड़ेंगी भाई साहब। तो बैंक ऑडिट में पैसा खूब मिलता है, लेकिन काम भी खूब करना पड़ता है भाई।
हर सीए का, हर फर्म का सपना रहता है कि यार अपने पास बैंक ऑडिट्स खूब आ जानी चाहिए, तो अपना काम बहुत बढ़िया चलेगा, एक्स्ट्रा इनकम बढ़िया हो जाएगी। एक्स्ट्रा इनकम का मतलब भाई नॉर्मल तो आप अपना काम कर ही रहे हो, लेकिन ये एक एक्स्ट्रा वर्क रहेगी आपका, जो कुछ ही महीनों में, 1-2 महीने का, 2-3 महीने का काम रहता है, और उसमें एक अच्छा खासा हैंडसम अमाउंट जो है वो आपको एज अ फीस मिलता है। तो इसलिए बैंक ऑडिट बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो अब देखो, मेन ऑडिट रिपोर्ट के अलावा अपने को क्या क्या और ऑडिट रिपोर्ट चाहिएगी। नंबर 1 पे आया रिपोर्ट ऑन एडिक्वेसी एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी। सर ये क्या चक्कर हो गया बच्चे लोगों, ये लाइन तो आप लोग को पता है पहले से, अरे याद कर लो, बहुत जगह इंटरनल कंट्रोल वाले चैप्टर में पढ़ा, फिर बोर्ड रिपोर्ट जो अपन कंपनी लॉ के अंदर पढ़ते हैं भाई, सेक्शन 134 पढ़ेंगे, उसके अंदर भी दे रखा है कि जो इंटरनल कंट्रोल आपका है, जो उस बैंक के अंदर है, वो कितना एडिक्वेट, कितना अच्छा ऑपरेट कर रहा है, इफेक्टिवनेस है कि नहीं, उस पर एक रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी, अगर बैंक एक कंपनी फॉर्म में काम कर रहा है, ठीक है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड भी है, तो उसको ये वाली रिपोर्ट भी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। एक होता है बच्चों लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये आगे पढ़ेंगे अपन, ये आगे इसी चैप्टर के अंदर अपने को इसका डिटेल दे रखा है, तो अपन पढ़ने वाले हैं। रिपोर्ट ऑन द कंप्लायंस विद एसएलआर रिक्वायरमेंट हमारी जो रहती है बच्चे लोगों, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये भी आगे अपना आ जाएगा कि एसएलआर रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो क्या होती है, किस तरह से उसकी कंप्लायंस के ऊपर बनता है, तो ये भी सब पॉइंट हमारे आगे आने वाले हैं, तो टेंशन नहीं है। रिपोर्ट ऑन वेदर द ट्रेजरी ऑपरेशन ऑफ द बैंक हैव बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय आरबीआई। समझना, जो ट्रेजरी आपको मेंटेन करके रखनी है, ट्रेजरी का मतलब जो कोष, जो जितना पैसा रिजर्व में आपको रखना होता है, तो उससे रिलेटेड आरबीआई ने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो आपने कितने फॉलो किए, तो उसके ऊपर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वो भी एक रिपोर्ट आएगी। थी दो जो अपन ने पढ़ा ना, एलएफएआर और एसएलआर, ठीक है, तो ये अपना दोनों टॉपिक आगे आने वाले हैं, जब अपन ऑडिट रिपोर्ट पे पढ़ेंगे, बात करेंगे, तो उसमें दोनों पॉइंट्स वहां से आपके कवर हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट नंबर ई क्या कहता है, रिपोर्ट ऑन वेदर द इनकम रिकॉग्नाइजेशन। सर ये क्या सारे वर्ड है बच्चों, ये सारे आगे के वर्ड है हमारे, कि कब हम मान लेते हैं कि इनकम रिकॉग्नाइज हो गई, मतलब जैसे अपन करते हैं ना, इनकम जनरेट हो गई, हम मान लेते हैं, वेदर कैश में मिली या नहीं मिली, और कुछ चीजें होती है जो कैश में मिलने पर जनरेट करते हैं वो। अच्छा, एसेट का क्लासिफिकेशन जो हमारा होता है, ठीक है, एनपीए के अंदर आप लोग पढ़ के आए हो, अकाउंट्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन, हाँ, कौन सी गुड में माननी है, कौन सी डाउटफुल में माननी है, बराबर, कौन सी लॉस एसेट माननी है, ऐसा कुछ। एंड प्रोविजनिंग हैज बीन मेड एज पर गाइडलाइन इशूड बाय आरबीआई, तो इस पर भी रिपोर्टिंग करनी रहेगी कि भाई इनकम रिकॉग्नाइजेशन प्रॉपर तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, एसेट्स का क्लासिफिकेशन कैसा है, प्रोविजंस आपने आरबीआई के हिसाब से बनाए कि नहीं बनाए, उस पर भी आजकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, तो वो भी एक रिपोर्ट लगेगी। रिपोर्ट ऑन वेदर एनी सीरियस इरेगुलरिटी वाज नोटिस इन द वर्किंग ऑफ द बैंक विच रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। बाय चांस ऑडिटर को ऐसा लग रहा है कि कुछ सीरियस इरेगुलरिटीज बैंक में नजर आ रही है जिस पर इमीडिएट एक्शन लिए जाने की जरूरत है, तो उस पर भी रिपोर्ट बना के वो सबमिट करेगा। सर किसको सबमिट करेगा, अरे पढ़ेंगे ना, अरे भाई आगे पढ़ेंगे ना ये सब, कि किसको सबमिट करेगा, ये सारे पॉइंट्स अभी आ जाएंगे, ये तो खाली नाम अभी पढ़ लो आप कि ये रिपोर्ट्स लगेगी। Report on the status of the compliance by any bank with regard to the implementation of recommendation of the Ghosh committee relating to fraud। क्लियर बोल दिया बच्चों को, यहां पे हमारे पास में जो है वो अमृताभ घोष, ठीक है, जिनके चेयरमैनशिप में कमेटी बनी थी, और उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया कि यार ये बैंक में जो फ्रॉड्स होते हैं, मेला प्रैक्टिस, सर ये क्या होती है, बैड प्रैक्टिस, अपन वो पढ़ते थे ना बोनाफाइड, ठीक है, तो बोनाफाइड का उल्टा होता है मेलाफाइड। तो अगर कुछ बैड प्रैक्टिसेस चल रही है, फ्रॉड चल रहा है, पैसे का गबन वबन चल रहा है, तो उस केस के अंदर ये जो कमेटी थी, घोष कमेटी, इसने कुछ चीजों के बारे में बोला, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी, तो वो रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हुई कि नहीं हुई, इस पर ऑडिटर को रिपोर्ट देना पड़ेगा कि सर फ्रॉड और मेला प्रैक्टिसेस पे को प्रिवेंट करने के लिए घोष कमेटी ने जो सजेशंस दिए थे, जो रिकमेंडेशन दिया था, उनको इस बैंक ने फॉलो कंप्लाई किया कि नहीं किया, उस पर रिपोर्ट देना है। सेम उसी तरह से बच्चे लोगों, एक जिलानी कमेटी भी यहाँ पे थी, ठीक है, इनकी चेयरमैनशिप के मिस्टर जिलानी के, तो ऑन इंटरनल कंट्रोल, तो कनेक्शन किससे था, घोष कमेटी का कनेक्शन था प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड एंड मेला प्रैक्टिसेस के ऊपर, भी उसको कैसे रोकना है। जिलानी साहब ने बोला इंटरनल कंट्रोल और कैसे इंस्पेक्शन और क्रेडिट का सिस्टम क्या रहेगा, है ना, कि भाई एक तो इंटरनल कंट्रोल बैंक पर कैसा रहे, उसके लिए इन्होंने रिकमेंडेशन दिए, प्लस साथ में इंस्पेक्ट करना और क्रेडिट सिस्टम, बैंक जब उधार देती है तो क्या चीजों को देख करके देती है, क्या कुछ ध्यान रखती है, उन पर इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया। तो ऑडिटर क्या देखेगा कि भाई उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे वो फॉलो किए कि नहीं किए, क्योंकि आरबीआई ने डायरेक्शन दे रखा है कि आपको इन कमिटीज के रिकमेंडेशन को फॉलो करना पड़ेगा, तो वो हुए कि नहीं हुए यहां पे देखा जाएगा। और उसके अलावा बच्चे लोगों, रिपोर्ट ऑन इंस्टेंस ऑफ द एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो,
क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो समझ गए ना, कितना डिपॉजिट आया और देन कितना आपने उधार पे दिया, ठीक है। वो रूरल एरियाज के अंदर ये रेशियो कैसा है, क्योंकि आप सब जानते हो उधर पैसा डूबने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, है ना। तो देखा ही हमने उस तरह से कि प्रॉब्लम ज्यादा रहती है वहां पे। तो वो एक प्रॉपर तरीके से कितना डिपॉजिट आ रहा है और कितना आप क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, वो प्रॉपर रेशियो है तो नहीं, कि एडवर्स रेशियो तो नहीं हो गया जैसा होना चाहिए, उसके अपोजिट तो नहीं चला गया है, वो चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी, अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब एक ऑडिटर को आजकल मेन ऑडिट रिपोर्ट तो देना ही देना है बच्चों, उसके अलावा ये जो आप देख रहे हो 5, 6, 7, 8 8 टाइप के और रिपोर्ट्स उसको बना करके देने पड़ेंगे, है ना। एक तो पहले नंबर पर कंपनीज के केस में एडिक्वेसी ऑफ एन ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इस पर देना है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट देना है, एसएलआर रिक्वायरमेंट्स पर रिपोर्ट करना है, ये तो आगे पढ़ा ही दूंगा मैं आपको। उसके अलावा आरबीआई ने जो ट्रेजरी ऑपरेशन के से रिलेटेड जो गाइडलाइन दिया उसको फॉलो किया कि नहीं किया, उस पर रिपोर्ट दो। इनकम रिकॉग्नाइजेशन, एसेट का क्लासिफिकेशन या प्रोविजनिंग बराबर से हुई कि नहीं, उस पर रिपोर्ट करो, ठीक है। फिर जो सीरियस इरेगुलरिटीज है जिन पे इमीडिएट एक्शन लिया जाना है, उसकी रिपोर्ट करो। फिर घोष कमेटी और जिलानी कमेटी के रिकमेंडेशंस फॉलो हुए कि नहीं हुए, उसके ऊपर रिपोर्ट करो। और रूरल एरियाज में अगर एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जा रहा है तो इंसिडेंस उसके क्या रहे, उस पर भी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब हमारी है। तो अभी एक आध क्वेश्चन इस पे भी आया था, मैंने आपको कहा ना भाई ये बैंक ऑडिट आए हुए अभी 2017-18 से बैंक ऑडिट आना चालू हुई है। तो एक क्वेश्चन हमारा स्टार्टिंग लेवल पे इस पे भी था कि आपसे पूछ लिया गया था क्वेश्चन, अभी पिछले 2-1 अटेम्प्ट के अंदर ही था, 2-3 अटेम्प्ट के अंदर ही है, कि आपको लिखना था टाइप्स ऑफ बैंक ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी इशूड, है ना। तो खाली वो टाइप्स पे डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया था। 4-5 नंबर का क्वेश्चन था, तो उसमें अब 4-5 पॉइंट अपने को मेनली लिखने होते हैं, याद रह जाए तो सारे पॉइंट्स को लिखिएगा। स्पीड वगैरह आपका अच्छा है तो सारे के सारे पॉइंट उधर पे अपने को लिखने चाहिए, कि आप लोग को ध्यान में रखना है, बराबर समझे मेरी बात को। आगे बढ़ जाऊं, अब बच्चे लोगों ए पार्ट यहाँ पे आपका खत्म हुआ, अभी बेसिक ही चल रहा है, समझना। अभी टोटली पार्ट जो चल रहा है वो बेसिक पार्ट चल रहा है, जिसमें हम अभी ऑडिटर पे तो पहुंचे ही नहीं है भाई, हम सिर्फ बैंक क्या होती है, बैंक के बेसिक कंसेप्ट क्या होते हैं, उसी के ऊपर यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन आता है अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक। अब बैंक्स का अकाउंटिंग सिस्टम क्या रहता है, बेसिक आप लोग को पता है। अर्लियर टाइम के अंदर कस्टमर हैड टू फिजिकली विजिट एंड डील विद द बैंक। इतनी प्यारी बातें लिखी, इतनी सिंपल कि तुम लोग को पहले से सब पता है भाई। अर्लियर टाइम में कस्टमर हैड टू फिजिकली विजिट एंड डील विद द बैंक, बट नाउअडेज टेक्नोलॉजी यूज होती है कस्टमर की, भाई बैंकिंग सर्विस मोबाइल के अंदर है, घर पे जाके हम घर पे बैठ करके काम कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर है, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर बैंक की सर्विसेज होती है, सबको पता है। विद मैनी कस्टमर हैविंग एक्सेस, इंटरनेट आपके पास है, मोबाइल कनेक्टिविटी आपके पास है, तो सारे ट्रांजेक्शन आप ई बैंकिंग के थ्रू करोगे, इसमें कुछ पढ़ाने लायक है नहीं। The transaction in bank have become voluminous, बहुत बढ़ गए भाई, बढ़ गए, हर आदमी के पास में बैंकिंग सिस्टम, तो and it need to be ensured that system of, अब इसमें बहुत जरूरी चीज हो गई कि जो चूंकि सारा काम ऑनलाइन है, इलेक्ट्रॉनिक है, तो रिकॉर्डिंग फैसिलिटी, ट्रांसमिशन, स्टोरेज इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन रहे, और जो कंट्रोल सिस्टम है वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि फ्री ऑफ रिस्क रहे, जिसमें ओमिशन, इरेगुलरिटीज और फ्रॉड नहीं हो। फिर भी आपको पता है ना रोज के कितने फ्रॉड होते हैं, और वो फ्रॉड कई बार होते हैं कि भाई कोई आपका किसी ने पिन नंबर मांग लिए, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ पैसे निकाल लिए, वो कर दिए। बैंक ऑलवेज ही ट्राई करती है कि उनका सिस्टम बिल्कुल सिक्योर रहे, क्योंकि अब सारा काम आजकल ऑनलाइन हो गया है। जितना ऑनलाइन हो गया है भाई फ्रॉड के चांसेस भी उतने ही ज्यादा बढ़ गए हैं। तो पूरी कोशिश ये की जाती है कि एकदम ऐसा सेटअप रहे कि चीजें जो है फ्रॉड बिल्कुल कम हो, सिक्योरिटी सिस्टम प्रॉपर रहे, ये आप लोग जानते हो। तो आगे भी बोला कंसिडरिंग द चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी है तो चैलेंजेस तो आना ही है। बैंक मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली एंडेवर टू मेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ब्रिज, चाहते यही है कि इंटरनल कंट्रोल बहुत मजबूत रहे, सेफ रहे, सिक्योर रहे, एज वेल एज कन्वीनियंट भी रहे और टाइम सेविंग फॉर द कस्टमर। कि भाई आजकल मोबाइल के अंदर ऐप अवेलेबल है हर फोन का, तो हर बैंक का आपके पास ऐप अवेलेबल है, जिसमें भी आपका अकाउंट है उसका ऐप आपके फोन में रखा हुआ है, और फटाफट से विद इन सेकेंड आप आजकल पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। मुझे मोबाइल का बिल देना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, मुझे वाटर का बिल देना है, बराबर से मुझे कोई पेमेंट्स करना है, इवन मुझे सिंपली फास्टैग करना है ट्रैवलिंग के लिए, तो रिचार्ज करना है फोन का, टेलीविजन का, कुछ भी करना है भाई तुमको, सारा काम कन्वीनियंट भी हो गया, टाइम सेविंग भी हो गया, साथ में सिक्योर सिस्टम भी बैंक फॉलो करेगी। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम इन बैंक है, खत्म हो गया, बहुत सिंपल था, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों एक छोटा सा आ गया, इंटरनल कंट्रोल इन बैंक। अभी बार बार बात कर रहे थे ना कि बैंक वाले करते क्या है।
मतलब बैंक, हालांकि पॉइंट आगे वापस रिपीट आएगा बच्चों, लेकिन यहीं से अपन पढ़ लेते हैं ताकि जब रिपीट आए तो उसमें बोल दूंगा भाई वहां से अपन पढ़ के आए थे सी पॉइंट, वही वापस से यहाँ पे लिख देना, तो डबल जगह पे आए, अपन यहीं से इसको पढ़ के खत्म कर दें। चैप्टर नंबर 4 में आपने इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पढ़ा हुआ है कि जहां हम चाहते हैं कि भाई फ्रॉड के चांसेस बिल्कुल कम हो जाए और रिस्क जो हमारा है वो कम हो जाए। तो ड्यू टू फाइनेंशियल नेचर, अच्छा ये इसका इनहेरेंट नेचर ही बैंक का ऐसा है भाई कि रिस्क तो ज्यादा होनी इनहेरेंट रिस्क है, नेचर ही ऐसा है। ड्यू टू फाइनेंशियल नेचर ऑफ वर्क देयर मस्ट बी पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क ऑफ फ्रॉड और एरर इन बैंकिंग सिस्टम, रहेगा ही रहेगा, फ्रॉड नहीं तो एरर तो हो ही सकता है। बैंक शुड हैव एप्रोप्रिएट कंट्रोल टू मैनेज रिस्क। अब बैंक चाहेगी कि अच्छा रिस्क किस बात की है कि कहीं कोई फ्रॉड नहीं हो जाए, कहीं कोई गलत एंट्रीज नहीं हो जाए, कहीं कोई अमाउंट गड़बड़ नहीं हो जाए, ये रिस्क तो हमेशा रहेगी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बैंक्स क्या क्या कर सकती है, कुछ चीजें आपको बच्चे लोगों को यहाँ पे दे रखी है, जिनमें पहले नंबर पे बोला है इफेक्टिव सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज पर्टिकुलरली बिटवीन फ्रंट एंड बैक ऑफिस। तुम लोग ने देखा होगा बैंक कभी अगर जाने का काम पड़ता हो, एक ही एम्प्लॉय एक सीट पर हर बार नहीं होता है, थोड़े थोड़े टाइम से चेंज होता है। जैसे एक एम्प्लॉय को हमने कैशियर का काम बोला है, थोड़े दिन उसने कैशियर का काम किया, फिर उसको हटा करके नॉर्मल अकाउंटिंग के अंदर भेज दिया, बैक ऑफिस के अंदर, और वहां से एक बंदे को कैशियर पे लेके आ गए। तो ये बार बार चेंज इसलिए करना, जो आपको मैंने तब भी पढ़ाया था, ताकि एक ही जगह पे अगर कोई बंदा काम करेगा तो उसको ऐसे चांस मिल जाएंगे कि यहाँ पे फ्रॉड कर लूं, घपला कर लूं, सब काम तो मेरे हाथ में ही है। तो हम बार बार उसकी जगह चेंज करते रहेंगे, सेग्रेगेशन करते रहेंगे, ड्यूटीज का अलग अलग कर देंगे, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो सेग्रेगेशन का मतलब यही हो गया, एक तो ड्यूटी चेंज प्लस अलग अलग काम हो गया, काम का बंटवारा हो गया। एक ही आदमी अगर फ्रंट और बैक ऑफिस का काम करेगा, कैशियर भी वही है और लेजर में एंट्री भी वही कर रहा है, तब तो फ्रॉड कर लेगा वो। तो ये सेग्रेगेशन होना चाहिए, अलग अलग आदमी को अलग अलग काम दो, ताकि बाद में चीजों में फ्रॉड नहीं रहे और अपन चेक कर सके। एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशंस, बच्चों ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक्यूरेट मेजरमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोजीशंस। बैंक की उस वक्त क्या पोजीशन चल रही है, कितना कैश डिपॉजिट पड़ा है, कितना क्रेडिट दे रखा है, ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए जो उसका प्रॉपर मेजरमेंट कर सके और उसकी रिपोर्टिंग भी बराबर से कर सके। वेरिफिकेशन एंड अप्रूवल ऑफ ट्रांजैक्शंस, अब जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनका वेरिफिकेशन, जैसे अपन चेक पर साइन करते हैं तो अपने साइन वो लोग वेरीफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, वैसा ही बराबर से, प्लस साथ में ट्रांजैक्शन का अप्रूवल। तो कई सारे बैंक्स में क्या होता है बच्चे लोगों, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट और दे रखा होगा, रिपोर्टिंग एंड अप्रूवल और एक्सेप्शंस, है ना, कि भाई अगर आपको 50,000 या 5 लाख रुपए तक का पेमेंट चाहिए तो चलो ठीक है, हम कैशियर ही आपको पेमेंट कर देगा, लेकिन 5 लाख से ऊपर का करना है आपको तो बैंक मैनेजर से जाके अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ऐसा सिस्टम अपने को बनाना पड़ेगा ताकि प्रॉपर तरीके से हर चीज वेरीफाई हो। रिकंसिलेशन ऑफ पोजीशन एंड रिजर्व, आप तो जानते हैं रिकंसिलेशन तो अच्छी तरह से, जो बैंक रिकंसिलेशन बनाते हैं, तो कैशियर मान लीजिए आज सारा कैश इकट्ठा किया, शाम तक वापस उसका टोटल लगाया, तो वापस से और जो लेजर पे एंट्री उसका रिकंसिलेशन हो जाए कि हाँ भाई इतने आज पेमेंट हमने की और इतने डॉक्यूमेंट्स, इतनी स्लिप्स हमारे पास में आई है, बराबर मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, तो टाइम टू टाइम पे रिकंसिलेशन हो जाए, है ना। सेटिंग ऑफ लिमिट्स, लिमिट्स डिसाइड करो, आगे जाके हम पढ़ेंगे बच्चे लोगों कि कौन कितना लोन ले सकता है, अपन उसका लिमिट डिसाइड होता है ना, तो वो एक लिमिट डिसाइड करना पड़ेगा, या बैंक किसी को मैक्स कितना लोन दे सकती है, किस कंडीशंस में दे सकती है, वो सब एक लिमिट सेट होना चाहिए। अप्रूवल ऑफ एक्सेप्शन, मैंने आपको बताया क्या, कोई आकर के 20 करोड़ रुपया मांग रहा है मेरे अकाउंट में, माना उसके अकाउंट में ही पड़ा लेकिन 20 करोड़ मांग रहा है, तो अपने को थोड़ा सा अप्रूवल देके हम आपको पैसा दे पाएंगे। याद करो एक मूवी आपने देखी होगी, मूवी थी गोविंदा की और साथ में था संजय दत्त, पता नहीं जोड़ी नंबर 1 थी या कौन सी थी, बहुत सारी मूवीज इस तरह की आई थी दोनों की। तो उसमें क्या होता है, अनुपम खेर होता है और उसके बाद बहुत पैसा होता है, अनुपम खेर हॉस्पिटल में होता है, तो उसके भाई क्या करते हैं, अनुपम खेर के फर्जी साइन करके पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब बैंक मैनेजर देखता है यार एक तो खुद नहीं आए हैं, ठीक है, प्लस उसके अलावा राय साहब नाम था शायद उनका उस पिक्चर में, और प्लस इतना बड़ा अमाउंट वो डिमांड कर रहा है और अपने भाई के साथ चेक भेजा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे में बैंक मैनेजर उसको डील करता है सारे मैटर को। तो वही चीज अपने यहाँ पे हो गई कि एक्सेप्शन जहां दिख रहे हैं उसका अप्रूवल प्रॉपर और जरूरत पड़ने पर रिपोर्टिंग हो, और फिजिकल सिक्योरिटी भी वहां होनी चाहिए। फिजिकल सिक्योरिटी गार्ड ऐसा समझ रहे हैं अपन, है ना, बिल्कुल वो भी है फिजिकल सिक्योरिटी, और साथ में कंटीजेंसी प्लानिंग। फिजिकल सिक्योरिटी में बच्चों आजकल जैसे क्या हो गया, इसमें मैं ये भी डाल देता हूं कि जैसे नोट गिनने का मशीन अपन ने लगा दिया, प्रॉपर तरीके से वहां पे फिजिकली भी चीजें सिक्योर हैं, देख रहे हैं कैमराज वैमराज लगा दिया आपने, तो ये भी फिजिकल सिक्योरिटी है कि वहां पे चेक करते रहे कि कहीं कोई लेन देन में गड़बड़ तो नहीं हो रही है। प्लस
फिर भी चांसेस तो रहेंगे गड़बड़ होने के कहीं ना कहीं पे कुछ, तो कंटीजेंसी प्लानिंग अपने को यहाँ पे करना चाहिए बच्चों, कंटीजेंसी प्लानिंग भी करके चलना चाहिए कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। अच्छा अभी आगे बढ़ो उससे पहले तुमको एक मस्त वाला एग्जांपल देता हूँ, एक पॉइंट और कर लेते हैं बच्चों, बस आज के लिए डी पॉइंट और कर लेंगे, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स वगैरह के ऊपर हम लोग बात जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे। छोटे छोटे पॉइंट है वैसे तो यहां तक अपन कर सकते हैं, वैसे बच्चों एफ तक कर सकते हैं, चलो एफ तक बात कर लेते हैं, बाकी चीजें याद करने की आएंगी। एक बढ़िया सा एग्जाम्पल तुमको देता हूँ, उस एग्जाम्पल में ऐसा होता है, अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको, यही कहा तो पूरा एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक बंदा है जो बैंक में जाता है बराबर से, और बैंक में जाकर के उसको अकाउंट से अपना पैसा निकालना है, समझना ध्यान से सुनना, देखो फ्रॉड करने वाले किधर किधर कर देते हैं। तो सेल्फ का चेक लेके गया और 5 लाख का अमाउंट उसको चाहिए था, उसने बैंक वालों को चेक दिया सेल्फ का, भाई ये मुझे 5 लाख दे दो। बैंक वाले ने चेक कर लिया कि हाँ भाई इसके अकाउंट में 5 लाख रुपया पड़ा है तो दे देंगे। इतने में क्या होता है कि वहां लाइट चली जाती है, नेट तो आप जानते ही वो सर्वर जो है वो बंद हो जाता है, तो सर्वर जब भी बंद हो गया तो उसको कहा जाता है भाई आप 10-15 मिनट वेट करो, नेट का कनेक्शन कट गया है तो ये आएगा, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो 10 मिनट वेट करता है, फिर वो जाकर के उस कैशियर को बोलता है कि देखो ऐसा है कि मुझे लेट हो रहा है, और आपने देख तो लिया ही है कि मेरे अकाउंट में 5 लाख पड़ा हुआ है, ज्यादा ही पड़ा हुआ है, 5-6 लाख पड़ा होगा या 5.5 लाख पड़ा है, जो भी कुछ पड़ा ही है। तो एक काम करिए ना, आप ही पैसा मुझे दे दो और जिस वक्त में आपका सर्वर चालू हो जाए तो आप एंट्री कर लेना। तो बैंक वाला मान गया कि हाँ भाई मैं चेक तो कर ही चुका हूं। उसने क्या किया बच्चों, 5 लाख रुपए उस बंदे को निकाल करके दे दिए। वो बंदा पैसे लेके बाहर आ गया। बाहर आकर के 10 मिनट बाद उसने क्या किया कि नेट बाहर तो ओपन था या सर्वर आ चुका था, उसने अपना बैंक बैलेंस चेक किया तो वो जो 5 लाख रुपए विड्रॉ थे उसकी एंट्री अभी तक हुई नहीं थी, समझ रहे हो। 5 लाख उसको कैश में मिल गए हैं, लेकिन कैशियर ने अब तक उसको डेबिट नहीं किया उसके अकाउंट से। इमीडिएटली उस बंदे ने क्या किया कि अपने अकाउंट से फटाफट 2.5 लाख रुपया 2 अलग अलग अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, अपने किसी मिलने वाले को इमीडिएट ट्रांसफर कर दिए, बराबर कि यार मजा आ गया, 5 लाख रुपए कैश में भी निकाल लिए और ये अमाउंट 2 लोगों को पे भी कर दिया। अब क्या होता है वो तो मजे में। अब शाम के वक्त में जब कैशियर और लेजर वाला जो अपनी एंट्रीज को जो आपस में मिला रहे होते हैं तो उसमें बट ऑब्वियस 5 लाख का डिफरेंस आना ही था, क्योंकि एक 5 लाख का 2 बार पेमेंट हो चुका है। तो ये जब उन्होंने देखा तो एकदम से उसको नोटिस में आया कि यार वो वाले पर्सन की तो मैंने एंट्री की नहीं थी, जाकर के चेक किया तो वाकई में उसका पेमेंट कर दिया था लेकिन डेबिट नहीं किया। उसका अकाउंट चेक किया तो पता लगा कि बदमाश ने क्या किया, वो 5 लाख भी विड्रॉ कर लिए। खैर फिर उन्होंने उस बंदे को पकड़ा, ये पुलिस का धमकी दिया, पैसे वापस लिए, वो सब अलग बात हो गई। लेकिन आप सोचे कि कितना जरूरी है फिजिकल सिक्योरिटी भी होना, प्लस साथ में कंटीजेंसी की प्लानिंग भी, कि हाँ भाई कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो अपने को कंटीजेंसी प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। चलो बस 3 पॉइंट आज की क्लास के लिए और कर लो मेरे साथ। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक्स में एवरी बैंकिंग कंपनी अपना बैलेंस शीट बनाएगी, अपना P&L बनाएगी, और कैसे बनाएगी बच्चों को, शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएगी। लेकिन ये शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट का नहीं है, कोइंसिडेंटली जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट दे रखा है उसके अंदर भी शेड्यूल 3 ही है। जैसे कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है तो ये उसके हिसाब से बनाएगी, बराबर। और उसमें बैलेंस शीट जो है उसका परफॉर्मा कहां दे रखा है, देखो कंटेन द फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट एंड फॉर्म बी जो है, हाँ देखो फॉर्म नंबर ए जो है वो तो बैलेंस शीट के लिए, देखो यहाँ दे रखा है फॉर्म नंबर ए जो है वो है बैलेंस शीट के लिए, और फॉर्म नंबर इसके अंदर बी के अंदर जो है वो P&L का परफॉर्मा दिया हुआ है। तो शेड्यूल 3 है, उसका 2 उसमें फॉर्म दे रखे हैं, टेबल दे रखे हैं, ए और बी। ए बैलेंस शीट के लिए हो गया, बी हमारा P&L के लिए हो गया, अपने को ध्यान में रखना है। और उसके अलावा एवरी बैंकिंग कंपनी अगर है तो नीड्स टू कंप्लाई विद द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जो एस फॉलो होते हैं वही बच्चों अपना कंपनीज एक्ट का सेक्शन 133, उसके हिसाब से आपको एस फॉलो करने पड़ेंगे बैंकिंग कंपनीज को, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सिंपल हो गया, ये तो बस याद रखना है वो शेड्यूल 3 वाला। अच्छा ऑडिट कैसे करनी है, इंडिपेंडेंट, छोटा सा पॉइंट है बच्चे लोगों, बस ये 2 पॉइंट अपन पढ़ के खत्म कर रहे हैं, ई और एफ। इंडिपेंडेंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बैंक इज इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी सेफ एंड साउंड बैंकिंग, से अपने को पता ही है। लेकिन क्या लॉ के हिसाब से जरूरी है क्या, अकॉर्डिंग सेक्शन 30 सबसेक्शन 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैलेंस शीट और जो भी P&L है of a banking company should be audited by a person duly qualified under law for the timing in force to be auditor of company। चलो सुन लो भाई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि बैंक्स का ऑडिट करने के लिए वो पर्सन होगा जो कंपनीज की ऑडिट कर सकता है। तो जो कंपनी ऑडिट करने के लिए एलिजिबल पर्सन है बच्चों, वही बैंक ऑडिट भी करेगा। इसलिए मेरा अगला वाला पॉइंट सेम हो गया, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर क्या होगा, वही जो कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 141 में आपको दे रखा है। तो 141 में जो क्वालिफिकेशंस चाहिए
और जो साथ में डिस्क्वालिफिकेशन है कि कौन नहीं बन सकता ऑडिटर, वही सेम बैंक ऑडिट के ऊपर भी लगेगा। तो बैंक ऑडिटर भी वही बंदा होगा जो कंपनी ऑडिटर बन सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर एकदम। चलिए जी, तो अगले टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला टॉपिक हमारा कहता है कि भाई ऑडिटर का अपॉइंटमेंट यहां किस तरह से होना है। देखिए कई सारे पॉइंट इन्होंने कंपनीज एक्ट के ऊपर ही डाल दिए कि किस तरह से होगा। अभी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट किस तरह से होना है उसके लिए क्या लिखा है देखते हैं वहां से। एज पर द प्रोविजन ऑफ द रिलेवेंट एनेक्टमेंट, द ऑडिटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी इज टू बी अपॉइंटेड एट द एजीएम ऑफ द शेयर होल्डर। अब बहुत सिंपल सी बात होगी, देखो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बैंकिंग कंपनीज में, बैंक्स में कैसे कैसे होगा। तो क्लियर इन्होंने बोल दिया कि भाई अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो जो कंपनी ऑडिट में अपन लोग पढ़ते हैं कि भाई शेयर होल्डर्स करेंगे एजीएम के अंदर, तो बिल्कुल वही काम यहां पे अपने को करना है। तो ये पॉइंट तो हमारा बहुत सिंपल हो गया बैंकिंग कंपनीज के केस में। अब सपोज करो कि नेशनलाइज बैंक के अंदर अगर किसी को ऑडिटर अपॉइंट करना है, ठीक है, जो भी हमारी नेशनलाइज बैंक है एक्सेप्ट एसबीआई वगैरह, बिकॉज एसबीआई के लिए पॉइंट अलग दे रखा है। तो आज मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इस तरह की अगर कोई भी बैंक है, कैनरा बैंक हो गया, तो इज टू बी अपॉइंटेड बाय द बैंक कंसर्न एक्टिंग थ्रू इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो समझेंगे बैंक खुद ही करेगा और जो बैंक के ब्यूडीज हैं वो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने वाले हैं अगर कोई बैंक नेशनलाइज बैंक है। लेकिन इन आइदर केस अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड बिफोर दिस अपॉइंटमेंट इज मेड। समझिएगा, दोनों ही केसेस में चाहे बैंकिंग कंपनी हो चाहे कोई नेशनलाइज बैंक हो, ऑडिटर अपॉइंट करते वक्त में, अपॉइंट करने से पहले आपको आरबीआई से क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी अपॉइंटमेंट होगा। ये अपने को यहां पे ध्यान रखना है। अब एसबीआई के ऑडिटर की अगर बात करें, चूंकि गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल हो गया, तो ये अपॉइंटेड करेगा अपना सीएनएजी। बहुत सिंपल है, इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सीएजी अपॉइंट करने वाला है एसबीआई के अंदर। अब एसबीआई की जो सब्सिडरीज है, वैसे नाउ टाइम एसबीआई की सारी सब्सिडरी एसबीआई के अंदर ही मर्ज हो चुकी है। जैसे अपने यहाँ था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर इन जयपुर, इस तरह से। तो फिर भी अलग से एक पॉइंट आ गया कि भी अगर एसबीआई की कोई सब्सिडरी बैंक्स और हैं तो उनमें एसबीआई जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, और जो भी रीजनल रूरल बैंक्स होंगी उसमें ऑडिटर का अपॉइंटमेंट बैंक खुद ही करेगी विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये एक छोटा मोटा क्वेश्चन बच्चे लोगों को करेक्ट और इनकरेक्ट में अक्सर ही आप लोगों से पूछ लेते हैं, तो इसको जरूर पढ़ करके जाओगे कि भाई अगर कोई भी बैंक, सबसे पहला बैंकिंग कंपनी है तो अपॉइंट करेगी एजीएम ही, लेकिन उसमें अपने को आरबीआई का अप्रूवल चाहिएगा। सेम वैसे नेशनलाइज बैंक है तो बैंक का बीओडी ही अपॉइंट करेगा, लेकिन उसमें भी आरबीआई का अप्रूवल चाहिएगा। सी पॉइंट दोनों के साथ है। एसबीआई की बात करें तो वहां तो सीएजी अपॉइंट कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेंसी से टेंशन ही नहीं है, उसकी सब्सिडरीज में खुद एसबीआई अपॉइंट करेगा। और जो भी रूरल बैंक्स वहां पे हैं उनका अपॉइंटमेंट वहां पे वो खुद ही करेंगे बैंक्स, लेकिन विद द कंसल्टेशन एंड अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ही अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, क्लियर कट मैटर। नाउ अभी रेम्यूनरेशन क्या होगा, अगर हम बैंकिंग कंपनी की बात करें तो वहां पे रेम्यूनरेशन की कैलकुलेशन जैसे वहां कर रहे थे अपन सेक्शन 142 के अंदर, बिल्कुल वही तरीका यहां पे भी रहेगा कि शेयर होल्डर जो अपॉइंटर है वही डिसाइड करेगा, और बाकी नेशनलाइज बैंक्स और एसबीआई के अंदर आरबीआई डिसाइड करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बाकी तो कंपनीज के मैटर में तो वही कंपनीज एक वाला अपना सेक्शन 142 काम कर गया, लेकिन बाकी सारे केसेस के अंदर ये अपॉइंटमेंट करने का काम, मतलब रेम्यूनरेशन फिक्स करने का काम जो है वो आरबीआई करने वाली है, कि अपने को ध्यान में यहां पे रखना चाहिए। बराबर, तो ये भी क्लियर है, कोई टेंशन नहीं। नाउ व्हाट अबाउट द पावर ऑफ द ऑडिटर। बच्चे लोगों को बहुत सिंपल अपना काम हो गया। द ऑडिटर ऑफ अ बैंकिंग कंपनी या नेशनलाइज बैंक या एसबीआई या सब्सिडरी ऑफ स्टेट बैंक या रीजनल रूरल बैंक जो अपन ने पढ़ा, उनके वही पावर रहेंगे जो कंपनी ऑडिटर के पावर्स होते हैं बच्चे लोगों। और कंपनी ऑडिट के अंदर सेक्शन नंबर 143 में आप उसके पावर्स को पढ़ते हो, तो जो 143 में आपने पावर्स एंड ड्यूटीज पढ़ी हैं वही पावर्स यहां पे भी रहेंगे, सेम टू सेम रहेंगे सारे ऑडिटर के पास में, सिर्फ कंपनी ऑडिटर ही नहीं, चाहे वो नेशनलाइज बैंक का है, चाहे वो एसबीआई का है, चाहे वो रूरल बैंक का है या एसबीआई की सब्सिडरीज का है, ऑडिटर के पावर वही रहेंगे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। क्लियर मैटर, कोई टेंशन नहीं इसके अंदर। अब बच्चे लोगों आपको याद हो तो इससे पहले टॉपिक हमारा आ चुका था जहां हमने पढ़ा था बहुत सारी तरह की ऑडिट रिपोर्ट जाती है ना। तो वैसा ही पॉइंट, वही पॉइंट यहां पे आ गया कि भाई किस तरह की जाएगी। ये देखो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट अपना आ गया। तो ये जो मैंने आपको सो कहा भी था कि आगे इन चीजों को अपन पढ़ लेंगे, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे दे रखी है। तो ऑडिटर्स रिपोर्ट, यहां ऑडिट का काम तो हो गया, अभी रिपोर्ट किस तरह से फ्रेम करना है वो भी मेरे साथ पे देखो। नेशनलाइज बैंक्स की बात करें तो इन केस ऑफ नेशनलाइज बैंक द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। बच्चों समझना, इन विच ही हैज टू स्टेट द फॉलोइंग।
उनमें वो ये 4-5 चीजें जो भी दे रखी है वो लिखने वाला है। बैंकिंग कंपनी का तो अलग से अपन पढ़ते ही है, बाकियों का भी पढ़ लेंगे, जो कंपनीज का सेक्शन फॉलो होता है। ऑडिट रिपोर्ट का पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है। अब बैंक्स में अलग क्या होगा कि जैसे नेशनलाइज बैंक है उसमें ऑडिटर अपनी जब ऑडिट रिपोर्ट देता है, अच्छा अपन पहले जो अपन ने पढ़ा उसमें था कि भी ऑडिट रिपोर्ट जो रेगुलर जा रही है वो तो ये वाली है ही, उसके अलावा बहुत सारी चीजों पर रिपोर्टिंग करनी होती है ना। तो अब ये जो ऑडिट रिपोर्ट जाएगी नेशनलाइज बैंक की, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगी, और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी। नंबर 1 अपना हो गया भाई बैलेंस शीट इसके अंदर होना चाहिए, वेदर इन हिज ओपिनियन बैलेंस शीट जो है वो फुल एंड फेयर नेसेसरी पर्टिकुलर उसमें आ गए हैं, एंड ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है, अपने को ध्यान में रखना है। एंड ही इन केस ही हैड कॉल फॉर एनी एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन वेदर इट हैज बीन गिवन एंड वेदर इट इज सेटिस्फैक्टरी। अगर इसको शॉर्टकट करूं बच्चे लोगों तो अपनी वही लाइन आ जाएगी कि उसको फर्स्टली ये बोलना है कि भाई फाइनेंस बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट आर गिविंग टू, बैलेंस शीट इज गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू निकल करके आ रहा है। ये अपने को पहला पॉइंट जो है वो समझा देना है, ठीक है। तो आप इतना भी लिख दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। सेकेंड नंबर के ऊपर वेदर और नॉट द ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंक विच हैव कम टू हिज नोटिस हैव बीन विद इन द पावर्स ऑफ दैट बैंक, है ना। तो अभी सेकेंड वाले पॉइंट में उसको ये बताना है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शंस आर विद इन द पावर्स ऑफ द बैंक और नॉट। जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शंस थे दे आर इन द, मतलब आप कह सकते हो कि दे आर विद इन द पावर्स ऑफ द बैंक और नॉट, ये अपने को सेकेंड पॉइंट में बताना है। थर्ड पॉइंट के अंदर वेदर और नॉट द रिटर्न रिसीव फ्रॉम द ऑफिसेज एंड ब्रांचेस ऑफ द बैंक हैव बीन फाउंड एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ हिज ऑडिट। अब तीसरे में उसको बताना है कि जो भी रिटर्न रिसीव हुए, बैंक जो है उसकी अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, अलग अलग ऑफिसेस है, तो उनसे जो भी रिटर्न जो रिसीव हुए दे आर एडिक्वेट फॉर द पर्पस ऑफ द ऑडिट। वो थे कि नहीं थे वो उसको यहां पे बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ी क्या रहे हैं कि इन चीजों पर उसको अपना ओपिनियन देना है अपनी रिपोर्ट में, ये सारी चीजें उसको इंक्लूड करनी है। चौथे नंबर पे बच्चों ए पॉइंट के साथ ही लिख सकते हो कि P&L लॉस अकाउंट जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो की वो बात हो गई। और एनी अदर मैटर जो भी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ही कंसीडर्ड शुड बी ब्रॉट, जिसको वो समझता है ऑडिटर की यार ये चीज सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस के अंदर आनी चाहिए, वो मैटर भी इसमें इंक्लूड कर सकता है, अपन ध्यान रखेंगे। तो नेशनलाइज्ड बैंक के अंदर द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट टू द सीजी। सेंट्रल गवर्नमेंट को अभी आप पढ़ के आए थे, नेशनलाइज बैंक्स में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएनएजी करता है और वो करता है विद द कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये रिपोर्ट नेशनलाइज बैंक की सेंट्रल गवर्नमेंट को ही जाएगी। और इसमें क्या क्या आएगा बच्चों, अगर मैं पॉइंट ऐसे कर दूं कि भाई बैलेंस शीट एंड P&L बोले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट, एक तो उसको ये बता देना है, ठीक है। सेकेंड नंबर उसको बताना है कि ट्रांजेक्शन ऑफ द बैंक आर विद इन द पावर और नॉट। नंबर थर्ड, जो भी रिटर्न या इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम द डिफरेंट ऑफिसेज एंड ब्रांच ऑफ द बैंक आर एडिक्वेट और नॉट, वो आपको बता देना है, ठीक है। फिर क्या बता देना है, P&L वाला तो पहले ले लिया अपन ने। एनी अदर मैटर विच ही कंसीडर शुड बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो वो चाहता है कि यार ये चीज इंफॉर्मेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉलेज में आना चाहिए, वो इंफॉर्मेशन भी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करेगा। ये तो करना है अपने को नेशनलाइज बैंक में। अब स्टेट बैंक का क्या बोला है, बढ़िया चीज पढ़ाता हूं आपको, द रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर ऑफ द स्टेट बैंक इज ऑल्सो टू बी मेड टू सीजी। बच्चों को स्टेट बैंक का भी सीजी को ही जाएगा, अल्टीमेटली कंट्रोल वही कर रहा है ना। और he is almost identical to the auditor's report in case of nationalized bank। और लगभग जो चीजें आपने यहां पढ़ी थी सेम टू सेम जो नेशनलाइज बैंक्स की थी वही एसबीआई की रहेंगी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहां पे जो ऊपर पढ़ा अपन ने अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो हाँ नेशनलाइज बैंक के अंदर अपॉइंटमेंट सीएनएजी नहीं कर रहा था भाई, नेशनलाइज बैंक के अंदर अपॉइंटमेंट जो है वो बैंक कर रहा था, लेकिन अपने को आरबीआई का उसमें अप्रूवल चाहिए था। हाँ एसबीआई के अंदर अपॉइंटमेंट करने का काम सीएनएजी कर रहा था। मैंने मेरे ख्याल से भी नेशनलाइज बैंक्स के अंदर मैंने सीएनएजी बोल दिया था, नहीं नेशनलाइज बैंक्स में बोर्ड ही करता है। हाँ कंसल्टेशन जो है, अप्रूवल जो है वो आरबीआई का उसमें चाहिए होता है, लेकिन दोनों की ऑडिट रिपोर्ट जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही। और ऑलमोस्ट जो मैटर अपन ने ऊपर पढ़े लगभग वही मैटर एसबीआई की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ही होने वाले, अपने को ध्यान में रखना है। अब ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा बनेगा, तो ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी प्रिपेयर। बच्चे लोगों जो ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया है तो ऐसे 700, 705, 710 सेम वैसे ही बनेगा। इट मे बी नोटेड दैट इन एडिशन टू अफोरसेड ऑडिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी अगर है तो उसको सेक्शन 143 के हिसाब से जो मैटर लिखे हुए हैं, सेक्शन 143 कंपनी ऑडिट में जो आपने मैटर्स पढ़े ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए वो भी आएगा अगर एक बैंकिंग कंपनी है तो। बाकी उन सेक्शंस को ऐसे इसको फॉलो करते हुए बनेगा। हाउएवर द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट रेटिंग 2। अब बच्चे लोगों यहाँ पे ये जो कारो आ गया इज नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी। कारो 2016 नहीं है, 2020 कर लेना आप इसको। ये कारो पुराना वाला प्रिंट हो गया यहाँ पे, तो इसको 2020 करोगे। तो अगर आपने कारो पढ़ा है तो उसमें क्लियर लिखा
मिला हुआ है, बैंकिंग कंपनीज के ऊपर कारों की रिक्वायरमेंट नहीं लगती है, तो इधर से उसकी कोई रिपोर्टिंग उसमें नहीं जाएगी, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस तरह से बनने वाला है इनका ऑडिट रिपोर्ट। तो छोटे छोटे से पॉइंट है जो याद करने पड़ेंगे। अब अदर ऑडिट रिपोर्ट दो तरह की बनती है, ये अपन पहले भी पढ़ के आए थे, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। तो मैंने आपको कहा था आगे जाके पढ़ेंगे कि होती क्या है ये, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे रखा है बच्चों। द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, समझना प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर फॉरेन बैंक हो एज वेल एज उनकी ब्रांचेस हो, रिक्वायर्स द ऑडिटर टू आल्सो फर्निश अ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट। मतलब एक तरह से हर तरह की बैंक आ गई, वेदर पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, फॉरेन बैंक्स हो, तो उनको एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट और देना पड़ता है। अब इसमें क्या बोला है बच्चों, देखना, the matter which the bank require their auditor to deal with in the long form audit report have been specified by the RBI। अब सबसे बड़ी टेंशन ही क्या खत्म हो गई यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने आपके कोर्स पे ज्यादा डिटेल डाला ही नहीं। इन्होंने बोला इसमें क्या क्या कंटेंट्स इंक्लूड होने चाहिए लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो आरबीआई खुद ही डायरेक्शन देगा। तो आरबीआई चाहता है कि भाई कुछ चीजें और हमको डिटेल में चाहिए, तो उसके लिए आरबीआई अपनी गाइडलाइन इशू करेगा और उसके हिसाब से जो चीजें आरबीआई बताए वो इनको ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है। द लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी सबमिटेड बिफोर 30th जून एवरी ईयर। हर बार हर साल 30 जून से पहले सबमिट होगी। टू एंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। फॉर कंप्लीशन ऑफ एलएफएआर इज रिक्वायर्ड। While the format of LFAR does not require an executive summary to be given, members may consider providing the same to bring out of key observation from the whole document। जो समझना, जहां पे मान लीजिए कि इसके अंदर मान लो LFAR के अंदर कहीं कोई समरी वाला पार्ट इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो जो भी बैंक के मेंबर्स होंगे उनको फिर आपने लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में क्या भेजा है उनका समरी क्या बताना पड़ेगा। की ऑब्जर्वेशन जो थे होल डॉक्यूमेंट में, जो की ऑब्जर्वेशन था, देखो दो बातें होंगी। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में अगर हमने उसका समरी पार्ट इंक्लूड किया है तो मेंबर्स उसको देख करके समझ जाएंगे कि पूरी डिटेल अपन ने क्या लिखी है। और लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में अगर समराइज फॉर्म नहीं आया है, सिर्फ डिटेल ही डिटेल है, तो आपको अलग से की ऑब्जर्वेशन बैंक के मेंबर्स को बताना पड़ेगा कि ये चीजें हमने वहां पे आरबीआई को भेजी है, ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, जो आप लोग ध्यान रखने वाले हो। ठीक है, अब इसमें आपके लिए मैं एक और बढ़िया काम कर देता हूं। चलो मान लीजिए कि सर लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट को और अगर डिटेल में बात करना हो हमको, तो चलिए आपको बता देते हैं, है ना। ये देखिए, वैसे अपने कोर्स के अंदर ज्यादा चीजें हैं नहीं और ना अपन इस पर इतना ज्यादा टाइम देने वाले हैं अभी, लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, ये देखो, तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट इज अ क्वेश्चनियर प्रिपेयर बाय द आरबीआई। आरबीआई इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बनाता है, कुछ क्वेश्चन डाल करके देता है, विच एन ऑडिटर हैज टू आंसर। तो क्लियर हो गया कि भाई आरबीआई इसको एक क्वेश्चनियर फॉर्म में बनाएगा, ऑडिटर को भेज देगा और ऑडिटर इसको भर के देगा। द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्टेड इन सच अकाउंट एज एट ईयर एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसमें मेनली वो चीज आती है। और एडिक्वेसी ऑफ कैश इंश्योरेंस या एवरेज कैश होल्डिंग कितनी है, कैश पॉलिसी आपका कितना है, ये सारी चीजें जो है, और इसका बकायदा बच्चे लोगों को यहाँ एक फॉर्मेट दे रहे हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा, ये देखो यहाँ एनेक्सर सेकंड में लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट का एक पूरा परफॉर्मा आपने को यहाँ पे देख के रखा है, बट डिटेल अपने कोर्स के अंदर है नहीं, इसलिए अपन यहां से इसको नहीं पढ़ते। ये देखो, ये पूरा का पूरा इसका एक परफॉर्मा जो है वो अपने को यहां पे दे रखा है। ये देखिए, ये भी इसमें क्या क्या आता है, कंटेंट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट आप लोग देख सकते हो, इसमें कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल, है ना। तो उन सब के बारे में डिटेल क्वेश्चनियर फॉर्म के अंदर होगा, तो वो अपने को जवाब देना पड़ता है। तो ये आप लोग ध्यान रखोगे, इस तरीके से ये अपनी लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट बनती है। तो ज्यादा इसके अंदर अपने कोर्स में डिटेल नहीं है, तो मैं आपको इसीलिए ज्यादा इसका डिटेल भी यहां से नहीं बता रहा हूं। और आप देख सकते हो आरबीआई का नोटिफिकेशन पड़ा, ये रहा है ना, आरबीआई इसके लिए नोटिफिकेशन इशू करता रहता है। तो कभी भी आप पढ़ें तो ज्यादा उसको इतना टेंशन में नहीं लेना, और सर कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इतना कैसे तैयार होगा, इसके ये मैटर में क्या है, कुछ भी नहीं है। ये देखो, इन्होंने सब बता रखा है कि भी ये रहा, फॉर्मेट ऑफ एलएफआर एज मेंशन बिलो हैव बीन रिवाइज्ड, ये यहाँ दे दिया इन्होंने। ये देखो एनेक्सर्स 1 अगर आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर इस वक्त में, कि ब्रांचेस के लिए क्या रहेगा, तो इसका पूरा परफॉर्मा अपने को दे रखा है, तो बना करके भेजना पड़ता है। तो खैर वो डिटेल अपने कोर्स में नहीं है, तो अपने को ज्यादा उस पर दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चनर फॉर्म में बन रहा है, इसका क्या मैटर रहेगा वो आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा, और उसके हिसाब से 30 जून से पहले पहले इसको सबमिट करना रहता है एवरी ईयर आरबीआई को, ऑडिटर आरबीआई को सबमिट करेगा, ये अपने को ध्यान रखना। चलिए अब एक और बात आई, रिपोर्टिंग टू आरबीआई। हमने कहा सर ये क्या, अभी तो पढ़ लिया अपन ने, आरबीआई को रिपोर्टिंग करना बच्चों, वो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट दी, एक और कुछ और चीज है। The RBI issued a circular relating to implementation of recommendation of committee on legal aspect of bank fraud applicable to all scheduled commercial bank excluding regional rural bank। जैसे अपन लोगों ने
इससे पहले जिलानी कमेटी के बारे में पढ़ा, घोष कमेटी के बारे में पढ़ा। तो ये जो कमेटी ने फ्रॉड प्रिवेंशन के जो मेथड्स बता रखे हैं, कैसे आप फ्रॉड को रोकोगे, तो उसका इंप्लीमेंटेशन आपने कैसे किया, उनकी जो रिकमेंडेशन थी उस रिकमेंडेशन को आपने इंप्लीमेंट कैसे किया रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे आरबीआई बात कर रहा है। तो आरबीआई एक सर्कुलर इशू करता है कि भाई आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी ये सारी चीजें अपने यहाँ पे, ठीक है ना भाई, ये सब चीजें आप अपने यहाँ पे क्या करो, इंप्लीमेंट करो। तो रिगार्डिंग लाइबिलिटी ऑफ द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोफेशन द सेड सर्कुलर प्रोवाइडेड एज अंडर। अब देखना इसमें ऑडिटर को क्या कहा जा रहा है, इफ एन अकाउंटिंग प्रोफेशनल whether in the course of internal or external audit or in process of institutional audit find anything susceptible, मतलब कुछ भी suspicious लग रहा है, उसको लग रहा है संदेहास्पद है कुछ भी, to be fraud or fraudulent activity or act of express power or smell any foul play। मतलब क्या हो गया बच्चे लोगों, बहुत सीधा सा हो गया, कुछ भी गड़बड़ की अगर उसको स्मेल आ रही है, उसको ऐसा लग रहा है स्मेल आ रही है भाई, है ना कि हाँ कुछ तो यहाँ पे फ्रॉड की खुशबू आ रही है मुझे, कुछ तुम्हारे यहाँ फ्रॉड है, अगर ऐसा कुछ भी उसको लगता है, इन एनी ट्रांजेक्शन ही शुड रेफर द मैटर टू द रेगुलेटर। जैसे आरबीआई हो गया हमारा रेगुलेटर, तो उसको इन्फॉर्म करें, रेगुलेटर लॉ में पढ़ के आए हो आप। तो अब यहां स्पेशल रिपोर्टिंग आरबीआई को किस चीज की करनी है, एकदम सिंप्लीफाई कर दो, जहां पे भी आरबीआई ने गाइडलाइन दिया प्रोफेशनल्स लोगों को कि जब भी तुम ऑडिट कर रहे हो तुमको लगे कि किधर भी कोई मैटर ससेप्टेबल है, बोले तो सस्पिशियस है, या कहीं पर भी तुमको लग रहा है ऐसा कि फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज वहां पे हो रही है, फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड का कोई तुमको स्मेल आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है, तो दे हैव टू इन्फॉर्म टू या रेफर द मैटर टू द रेगुलेटर। आरबीआई को बताइए एनी डिलिबरेट फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ ऑडिटर, अगर ऑडिटर ने डिलिबरेटली जानबूझ करके इस मैटर के ऊपर फेलियर किया तो उसके अगेंस्ट में भी यहाँ पे एक्शन जैक्शन हो जाएगा भाई, उसके अगेंस्ट में भी एक्शन लिया जा सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। एंड एज पर द अबव रिक्वायरमेंट द मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द काइंड ऑफ मैटर स्टेटेड इन द सर्कुलर टू आरबीआई। तो एज पर अबव रिक्वायरमेंट द मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द काइंड ऑफ मैटर स्टेटेड इन द सर्कुलर टू द आरबीआई। बट ऑब्वियसली जो भी मेंबर्स वगैरह रहेंगे वो इसमें आरबीआई को इन्फॉर्म करने वाले हैं, अपने को ध्यान में रखना है, बैंक के मेंबर्स वगैरह जो भी हो गए तो ये अपने को यहाँ पे ध्यान में रखना है। और फ्रॉड की ड्यूटी बच्चे लोगों सेक्शन 143(12) जो है वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है, सब लोग पढ़ के आए हो। 1 करोड़ से ऊपर का अगर फ्रॉड है तो अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है, उससे कम है तो बोर्ड को इन्फॉर्म करना है, वो रिक्वायरमेंट तो यहाँ पे लगी रही है, तो ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट में एक तो लॉन्ग फॉर्म नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट तो बनी रही है, ऊपर अपन ने पढ़ लिया कि इसमें ये चीजें होंगी, ठीक है। उसके अलावा बच्चे लोगों बहुत सीधा सीधा से मैटर इन्होंने बता दिया, एक तो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट होगा जो आरबीआई प्रिस्क्राइब करे, और दूसरा आरबीआई को अपने को ये फ्रॉड से रिलेटेड अगर कुछ भी मैटर हुआ है तो उसका इंफॉर्मेशन भी देना पड़ेगा भाई, ये आप लोग इधर ध्यान में रखने वाले हो, ठीक है। क्लियर कट मैटर हो गया। अब बच्चे लोगों जो पॉइंट हमारे सामने आ रहा है भाई वो है बहुत जबरदस्त पॉइंट इन्होंने बनाया है, कंडक्टिंग ऑफ एन ऑडिट। अब ऑडिट कंडक्ट कैसे होती है, और जैसा आप देखोगे इसमें इन्होंने भरपूर पॉइंट लिए हैं, ये देखिए इतने सारे पॉइंट इसमें इन्होंने बनाए हैं। यहां तक हमारा एक फेज आकर के खत्म हो जाएगा, यहां पे आकर के हमारा एक फेज खत्म होगा और सेकंड फेज चालू होगा। मेन बैंक ऑडिट आपका यहां से चालू होगा कि हाँ भाई बैंक की चीजों की ऑडिट कैसे करनी है, एडवांसेस की कैसे करेंगे, फिर इनकम की कैसे करेंगे, एक्सपेंसेस की कैसे करेंगे, वो सब ऑडिट प्रोसीजर आपका यहां से आकर के चालू होगा। तो अब ये 15 पॉइंट बच्चों दे रखे हैं। अब सर इसमें से क्वेश्चन कैसा बनेगा बच्चों, इसमें से किसी भी एक को समझाने को बोलेंगे, एक या दो को, है ना, कोई भी एक आध पॉइंट जिसमें हाईएस्ट जो पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है जो बैंक से कनेक्टेड हो, जैसे एसेस द रिस्क फ्रॉड इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग पूछ लिया, या रिस्क एसोसिएटेड विद आउटसोर्सिंग पूछ लिया, स्ट्रेस टेस्टिंग पूछ लिया, बेसल थर्ड फ्रेमवर्क पूछ लिया। तो ये जो वर्ड है ये स्पेशल वर्ड है जो बैंक ऑडिट से ही कनेक्टेड है और कहीं पे देखने को नहीं मिलेंगे, तो इन पर ज्यादातर अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखते हैं आज की क्लास में हम लोग किन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, वो सब कवर करेंगे। तो इनिशियल कंसिडरेशन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, पहला पॉइंट हमारे पास में आता है डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्टनेस। अब सुनना, बहुत आराम से पॉइंट को समझो बगैर किसी जल्दबाजी के, ध्यान से मेरी बात को सुनना समझना, क्योंकि यहां बच्चों मैक्सिमम पॉइंट स्टार्टिंग 5, 6, 7, 8 जो पॉइंट पढ़ेंगे ना अपन, उसमें वही है जो अब तक आप ऑडिट के अंदर पढ़ के आए, अब तक जो अपना कोर्स था वही इसे इन्होंने कवर किया है। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, इनिशियल कंसिडरेशन, यानी जिस वक्त में एक ऑडिटर ऑडिट के लिए जाएगा तो इनिशियली वहां जाके किन किन चीजों को वो कंसीडर करेगा, दे आर कॉल्ड इनिशियल कंसिडरेशन बाय द ऑडिटर।
तो उसमें बच्चे लोगों को 1 2 3 4 5 6 पॉइंट इनिशियली कंसीडर करने वाली चीजों में दिए हैं। आइए 6 के 6 पॉइंट पढ़ते हैं और बहुत इजी पॉइंट है, कुछ एक नए पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट आप लोगों के लिए एकदम नया है, जो सिर्फ बैंक में ही आप लोग पढ़ते हो, डिक्लेरेशन ऑफ द इंडेप्टनेस। यानी जो भी बैंक ऑडिटर होगा उसका बैंक के साथ में कोई डेप्ट नहीं होना चाहिए। यानी जिस बैंक से मैंने अपनी कार फाइनेंस करवा रखी है, अपना घर फाइनेंस करवा रखा है, मैं उस बैंक का ऑडिट नहीं कर सकता हूं। समझ गए आप बात को? तो अकॉर्डिंग टू एडवाइजरी इशूड बाय द आरबीआई, द बैंक बिफोर अपॉइंटिंग देयर स्टैट्यूटरी या सेंट्रल या सर्कल या ब्रांच ऑडिटर जो कुछ भी है, शुड ऑब्टेन, आप सिंपल इतना नहीं भी लिखते हो तो सीधा लिखोगे द बैंक बिफोर अपॉइंटिंग द स्टैट्यूटरी ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ डिक्लेरेशन ऑफ इनडेप्टनेस फ्रॉम ऑडिटर। तो ऑडिटर से आपको एक डिक्लेरेशन ले लेना चाहिए कि सर जिस बैंक के साथ मेरा कोई इनडेप्टनेस नहीं है। सर अगर उस बैंक में अपना अकाउंट हो तो अकाउंट होना हमारा इनडेप्टनेस नहीं है, उल्टा हमने बैंक को पैसा हमारा जमा करवा रखा है, समझ रहे हैं। लेकिन बैंक से अगर उधार लेके आप चल रहे हैं तो फिर यहां पे मना किया जाता है कि बॉस नहीं चलेगा, बैंक से तुमने पैसा उधार ले रखा है इसलिए तुम उसका ऑडिट नहीं कर सकते हो। ये अपने को यहां ध्यान में रखना चाहिए। सेकंड नंबर आता है इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। सर ये क्या चक्कर है? अकॉर्डिंग आरबीआई, समझना, द ऑडिट फर्म शुड नॉट अंडरटेक स्टैट्यूटरी ऑडिट असाइनमेंट while they are associated with the internal assignment in the bank during the same year। यानी उस ईयर में अगर आप उस बैंक के इंटरनल ऑडिटर हो तो फिर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते उस ईयर में ना। पिछले साल आप इंटरनल ऑडिटर थे, इस बार आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन के हमको चलेगा, है ना। लेकिन अगर आप इस साल आप ही इंटरनल ऑडिटर हो और आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो तो ये चलने वाला नहीं है। ये दोनों बंदे अलग अलग होंगे, अपने को ध्यान रखना है। क्लियर? तो सबसे पहला एक तो बैंक ऑडिटर से एक इंडेप्टनेस का डिक्लेरेशन ले लेगी कि भाई मेरा कोई इंडेप्टनेस नहीं है। सेकंड नंबर, इंटरनल असाइनमेंट अगर आपने कर रखा है तो फिर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाओगे, तो वो भी देख लेना है। अब बच्चे लोगों को पॉइंट नंबर थर्ड, पुराना पॉइंट है और अलग से इसको रटने का, याद करने का जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे आ गया प्लानिंग। तो अपना ऐसे 300 का नाम लिखना है तुमको, प्लानिंग ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द ऑडिटर शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्टिविटी। प्लान करने से पहले 2 एक्टिविटीज काम मिलेगा बच्चों, और ये 2 एक्टिविटीज वही जो तुमने स्टार्टिंग में पढ़ी। सबसे पहले 210 एग्रीइंग इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ये तो करना ही पड़ेगा ना। जब तक हम अपना एंगेजमेंट लेटर उसको नहीं भेजेंगे तब तक काम कैसे होगा। तो यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी। एज वेल एज ऐसे 220 भी लगेगा जहां पे अपन ने पढ़ा था एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप। अब ये तभी कर पाओगे, वही कर पाएगा जिसने पहले ये एसेस पढ़े हुए हैं। तो मैं यहां डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, क्योंकि ये सब चीजें आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जो भूल गए, वापस जाओ इस ऐसे के ऊपर और जाकर के उसका डिटेल पढ़ो तो आपको पॉइंट नजर आ जाएगा कि एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट रिलेशनशिप एंड द स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट अपन ने पढ़ा हुआ ये पूरा का पूरा पॉइंट। तो ये 2 एसेस यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो एज इट इज आपको लिख देना है, इतना ही डिटेल लिखना है जितना यहाँ लिखा है। तो अभी थर्ड स्टेप के ऊपर प्लानिंग करेगा, लेकिन उससे पहले 210 में एग्रीइंग इन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट होगा। 220 में क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर वो बात करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग के अंदर ये 2 काम करने हैं अपने को। तो 3 एसेस का रेफरेंस आपको इस एक पॉइंट के अंदर लगा देना है। तो पुराना जितना पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे और आगे भी काम आएगा। चौथा पॉइंट आपके लिए नया हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के हिसाब से ये रूल भी है कि a chartered accountant in practice cannot accept audit, cannot accept position of auditor previously held by another chartered accountant without first communicating with him in writing। समझना, अगर आपसे पहले कोई और ऑडिटर अपॉइंटेड था और आप उसकी जगह अपॉइंट हो रहे हो तो सीए एक्ट आपको बोलता है कि पहले आपको उसके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूं, तुमने यहाँ से छोड़ दिया है, उसके बाद ही आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो भाई। कंपल्सरी रिक्वायरमेंट है, कैन नॉट एक्सेप्ट पोजीशन, क्लियर बोल दिया, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते जब तक आप पहले फर्स्ट वाले का कंफर्मेशन नहीं ले लेते हो। अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम इन राइटिंग, तो उसके साथ रिटर्न में कम्युनिकेट करने के बाद ही आप एज ऑडिटर यहाँ पे काम संभाल सकते हो। तो ये काम भी यहाँ पे करना है। उसके बाद बच्चों अगला पॉइंट भी हमारा पुराना पॉइंट है, रिस्क। द असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क इज अ क्रिटिकल पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस एंड शुड डन प्रायर टू द एक्सेप्टेंस। पहले ही आप अपना एंगेजमेंट रिस्क देख लोगे बच्चों। ये ऐसे 220 से ही कनेक्टेड है, सॉरी 210 से कनेक्टेड है कि भाई कोई प्री कंडीशंस तो नहीं लगाई है, कैसा एरिया है, कहीं कोई रिस्क तो नहीं रहेगी। तो एक तरह से इस पॉइंट में अपने को रिस्क असेसमेंट करना है। हालांकि अगला पॉइंट भी अपना यही है, रिस्क असेसमेंट वाला, ठीक है। और उसके बाद बच्चे लोगों को अपने को एक एंगेजमेंट टीम बनानी पड़ेगी। ये भी आप पढ़ के आए हो, ऐसे 220 के अंदर ही पढ़ के आए हो
ये एक एंगेजमेंट टीम हमारी डिसाइड होगी, एक्सपर्ट वगैरह उसमें होंगे। तो द असाइनमेंट ऑफ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हमको चाहिए, इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैनेजिंग ऑडिट। और एंगेजमेंट टीम कितनी होगी, उसका साइज क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि जिस बैंक का हम ऑडिट कर रहे हैं उसका साइज, नेचर और उसके ऑपरेशन का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इधर अपने को एक एंगेजमेंट टीम जबरदस्त वाली बनानी पड़ेगी, ये अपने को यहाँ पे मेनली ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चे लोगों ये 6 काम तो करने इनिशियली। इसमें नए पॉइंट्स बढ़िया बढ़िया क्या हो गए, एक तो इनडेप्थनेस का डिक्लेरेशन करो, सेकंड नंबर के ऊपर इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो तुम स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते, तो वो नहीं करना है। प्लानिंग के अंदर 2 काम करो, ऐसे 210 220 को अप्लाई करो, और उसी के साथ ये पॉइंट भी लगा सकते हो कि हम एंगेजमेंट टीम का एस्टैब्लिशमेंट कर देंगे, और एंगेजमेंट टीम में एक्सपीरियंस स्किल वाले लोग और कितने होंगे डिपेंड ऑन द साइज, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है, वो कर लो। और ये असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क नहीं भी लोगे तो चलेगा, यहाँ पे आप 5 पॉइंट ही ले लेना चलेगा, बिकॉज अपन यहाँ पे वैसे भी रिस्क असेसमेंट करने वाले हैं, ये आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, खत्म। अब दूसरा पॉइंट भी इधर से पढ़ने का जरूरत ही नहीं है रे भाई, तुम लोग ने अगर ऐसे 315 पढ़ा है बच्चों रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर, तो वहीं से उठा लो इसके मैटर को। देखो नाम पूरा लिखा है, मैंने आपको हमेशा बोला है नाम याद रखना है नंबर के साथ। ऐसे 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, पूरा नाम आ गया। वो क्या लिखता है वो यहां पे लिखना है, the auditor should obtain an understanding of the entity and environment including internal control system। फिर रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन करना whether due to fraud and error और sufficient to design and perform further audit procedure। तो मैं फिर से बोलूंगा बच्चों, ऐसे 315 में जाओ और उसका जो फर्स्ट पैरा वहां से याद करोगे वो यूं क्यों यहां लिख देना, अलग से इसको याद करने का जरूरत तुमको नहीं है। दूसरा काम ये करना है। अब तीसरा काम थोड़ा सा नया है, हालांकि काम पुराना है लेकिन नाम नया आ गया। अभी अपने को अकाउंटिंग प्रोसेस जानना पड़ेगा, जो अपन पिछले टॉपिक्स के अंदर पढ़ के आए कि बगैर अकाउंट जाने ऑडिट कैसे करोगे। तो द अकाउंटिंग प्रोसेस प्रोड्यूस फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। सो क्योंकि अपने को फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन वहीं से मिलेगी, तो ऑडिटर हैव टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रोसेस, डिजाइनिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट, अंडरस्टैंडिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस so that he can design and perform further audit procedure। तो उसके लिए अपने को बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस जानना जरूरी है। तो ये पॉइंट, इनमें से कोई भी 1 या 2 पॉइंट बच्चे लोग आपसे पूछ लिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। तो ऑडिट कंडक्ट कैसे करना है, सबसे पहले इनिशियली कुछ कंसीडर कर ली चीजें अपन ने, ठीक है। सेकंड नंबर के ऊपर हमने आइडेंटिफाई और असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट कर लिया, वहां से पूरा मैटर एज इट इज यहां लिख देना। तीसरा बैंक के अकाउंटिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि बैंक का अकाउंटिंग प्रोसेस समझ में आएगा तुमको, उनका अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है, तो उसके हिसाब से ही हम ऑडिट प्रोसीजर फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे, ठीक है। तो उनको हम डिजाइन कर पाएंगे, तो इसलिए अकाउंटिंग प्रोसेस समझना पड़ेगा। फिर आता है बच्चे लोगों अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ये क्या है, हर बोर्ड अपने पास में कुछ रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस लगाता है, बैंक लगा रहा है, मैनेजमेंट खुद डेवलप कर रहा है। देखो इतनी सारी चीजें, 5 पॉइंट इसमें दे रखे हैं बच्चे लोगों, और इनमें से ये वाले पॉइंट तो अपने वही है कंट्रोल एक्टिविटीज वाले। अरे वो के वो सर कौन से है, ये देखो बैंक का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अपने पढ़ा था वो एज इट इज यहां पे लिख देना। देखो पॉइंट्स भी वही आपको बता देता हूं, ये देखो इंटरनल कंट्रोल ऑफ द बैंक, तो वही पॉइंट आ जाएगा कि ऑडिटर हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बैंक, और उसमें किस तरह के कंट्रोल है, यही वाले बच्चों सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटी, मेजरमेंट एक्यूरेट करना है, वेरिफिकेशन, रिकंसिलेशन, सेटिंग ऑफ लिमिट, फिजिकल सिक्योरिटी रिपोर्टिंग, है ना, ये पॉइंट पढ़े। और ये कि ये पॉइंट बच्चों सेम टू सेम तुमको इधर देके रखे हैं, देखो अपन चेक कर लेते हैं। ये देखो ये आया सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज, मेजरमेंट, वेरिफिकेशन, रिकंसिलेशन, सेटिंग ऑफ लिमिट, रिपोर्टिंग एंड फिजिकल सिक्योरिटी, वो के वो है। तो जो कंट्रोल एक्टिविटीज है सर ये पूरा याद करना पड़ेगा कि अरे नहीं ना भाई, कंट्रोल एक्टिविटीज वहां से याद कर लेना अपन ने, तो एज इट इज लगा देना। इस पूरे पॉइंट की जगह आप खाली ये भी लगा लेते हो, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस की जगह पे अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तो भी हमारा काम हो जाएगा। हालांकि एक बार मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ ये पॉइंट आप लोगों के लिए, कुछ अपन इस पॉइंट को पढ़ेंगे, है ना। तो 4 और 5 6 पॉइंट आज की क्लास के लिए अपन लोग तैयार कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन आगे बात करेंगे। तो अब इन्होंने क्या बोला है चेक करो मेरे साथ में, इस पूरे पॉइंट को पढ़ते हैं। मैनेजमेंट डेवलप रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एंड इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन अ बैंक जनरली रिक्वायर द फॉलोइंग। भाई हर मैनेजमेंट क्या करेगा कि एक रिस्क मैनेजमेंट, जब लॉ में आप बोर्ड रिपोर्ट पढ़ते हो तो बोर्ड रिपोर्ट में भी तो कंपनी अपनी रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसी डिस्क्लोज करती है ना, तो वही अपने को यहाँ पे भी करना है, बैंक में भी करना है। उसमें नंबर 1 क्या,
ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रोल प्रोसेस बाय TCWG। जो भी दोज चार्ज विद गवर्नेंस है, बोर्ड या फिर सीईओ वगैरह हो गए, शुड अप्रूव रिटर्न रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड द पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंट विद। तो जो भी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी आपने बनाई है वो बोर्ड ने, सीईओ ने अप्रूव किया है, उनकी गवर्नेंस के अंदर ही बनी है, उन्होंने अप्रूव किया है। अब उसमें क्या क्या कंसिस्टेंसी है, बैंक का बिजनेस और ऑब्जेक्टिव और स्ट्रेटेजी, कैपिटल स्ट्रेंथ कितना है बैंक का, मैनेजमेंट कितना एक्सपर्टाइज है, हमारे ऊपर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कितनी लग रही है, और टाइप्स एंड अमाउंट ऑफ द रिस्क इट रिगार्ड एज एक्सेप्टेबल। अपने को याद हो तो अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था उस पहले वाले पॉइंट में कि कंटीजेंसी फंड्स भी बनाती है बैंक्स, क्योंकि उनको पता है कि ये रिस्क रहनी है ना, ये इनहेरेंट रिस्क है बैंक के ट्रांजैक्शन की, क्योंकि फाइनेंस वहां पे इंक्लूड है, जिसको अवॉइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे क्या करोगे कि बराबर तरीके से आपको पहचानना पड़ेगा कि टाइप्स एंड अमाउंट्स ऑफ रिस्क क्या क्या रहेगी, अपने को देखनी पड़ेगी। तो ये काम एक तो अपने को कर लेना है। सेकेंड नंबर क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। Risk that could significantly impact the achievement of bank goals should be identified, measure and monitor against the pre-approved limits and criteria। सर ये क्या है सर, हमारे तो ऊपर से जा रहा है, बता रहा हूं आप लोगों को, घबराओ मत। Risk that could significantly impact the achievement of bank goals। जो भी ऐसी रिस्क है, बार बार जो मैं रिस्क बोल रहा हूं, गलत होने के चांसेस कि यार कुछ ना कुछ गलत हो रहा है वहां पे, उसको हम रिस्क बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि फ्रॉड के चांसेस बन रहे हैं, उसको हम रिस्क बोल रहे हैं। तो ऐसी रिस्क जो बैंक के गोल को इफेक्ट करेगी। बैंक का गोल क्या होता है भाई, कि प्रॉपर तरीके से सब काम करना, कहीं पे फ्रॉड वर्ड नहीं होना चाहिए। बैंक के गोल को, अचीवमेंट्स को इम्पैक्ट कर रहा है, उनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, मेजर करना और मॉनिटर करना। तो इतना भी याद कर लो चलेगा। अगर ये नहीं भी याद रखते हो, अगेंस्ट प्री अप्रूव लिमिट। अब अगेंस्ट प्री अप्रूव लिमिट का मतलब याद करो, अपन ने पहले ही बात किया था कि कुछ लिमिट्स हमने दे रखे भी, इतना ही आप लोन ले सकते हो, लेकिन कुछ लोगों ने उससे ज्यादा लोन ले लिया और वही एनपीए के अंदर कन्वर्ट हो गया या फ्रॉड के अंदर आ गया, बैंक वालों की मिलीभगत हो गई। तो वो रिस्क हमारे पास में हमेशा बनी रहेगी। तो आप इस लाइन को चाहो तो उड़ा क्या बनाओगे, रिस्क दैट कुड सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट द अचीवमेंट ऑफ बैंक गोल। तो रिस्क विच अफेक्ट द बैंक गोल या which impact the bank goal, risk that impact the bank goals should be identify, measure and monitor। पता लगाओ, मेजरमेंट करो रिस्क कितनी है, ठीक है, छोटी मोटी रिस्क है तो चल जाएगी, ज्यादा को दिक्कत कर रही है, और साथ में मॉनिटर करो, उसको कंट्रोल करो। आगे और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज पढ़ने वाले हैं, ये अपने को यहाँ पे करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्टिविटीज क्या क्या लगाओगे वो तो अपन पहले ही पढ़ चुके, मैंने आपको कहा सेम टू सेम पढ़ोगे। मॉनिटरिंग के अंदर रिस्क मैनेजमेंट मॉडल शुड बी रेगुलेटरी असेस एंड अपडेटेड। मॉनिटर करना मतलब कंट्रोल करना, जिसमें अपडेशन बहुत जरूरी है बच्चों, टाइम टू टाइम पे। दिस फंक्शन में बी कंडक्टेड बाय द इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट। हर बैंक को अपने पास में एक अलग से इंडिपेंडेंट रिस्क मैनेजमेंट यूनिट बनाना चाहिए, जो मॉनिटरिंग करता रहे, कंट्रोल करता रहे कि बैंक के अंदर कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। और बैंक का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, चाहे वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो, ऑपरेशनल हो, कंप्लायंस हो, वो एकदम एडिक्वेट होना चाहिए और टाइम टू टाइम पे उसको अपडेट करते रहो, टाइमली और कंसिस्टेंट बेसिस पे इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो बैंक रिक्वायर रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भरोसेमंद, जहां कहीं पे फ्रॉड दिख रहा है, जहां कहीं गड़बड़ हो रही है, विसिल ब्लोअर जो अपन ने पढ़े थे फ्रॉड वाले चैप्टर में, वो इंफॉर्मेशन अपने को मिलती रहे। तो कुछ जैसे मैं हमेशा कहता हूं ना, कीवर्ड उठा लो यहां से भी, किस तरह की इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, कंप्लायंस इंफॉर्मेशन, वो जो है प्रॉपर तरीके से हमको मिलती रहे, वो एडिक्वेट होना चाहिए, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो ये पूरा का पूरा एक पॉइंट आपका होगा। तो बैंक के अकाउंटिंग प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लिया। बड़े पॉइंट में यही है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है। सर अगर ये आ गया रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस को कैसे अंडरस्टैंड करना है, तो सर हम आंसर में लिखेंगे कि हमको नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसको सिंपली करो कि भाई इसमें अगर आ गया कि क्या करना है, तो अंडरस्टैंडिंग द, तो इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू फ्रेम द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर द बैंक। मन से हमने लिख दिया, ठीक है। एंड इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन बैंक जनरली रिक्वायर्स द फॉलोइंग। ये लाइन तो याद कर लोगे। अब इसमें सबसे पहले नंबर पे आया इन्वॉल्व, ओवर साइड पे नहीं याद रहता है, तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ TCWG इन द कंट्रोल एक्टिविटीज, ठीक है। तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस शुड अप्रूव द रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड द पॉलिसी कंसिस्ट विद। अब पॉलिसी में क्या क्या चीजें होंगी वो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। बैंक का ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैपिटल का स्ट्रेंथ कितना है, मैनेजमेंट एक्सपर्टाइज कितना है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कितनी है, एंड टाइप्स ऑफ रिस्क। सेकेंड नंबर के ऊपर मैनेजमेंट हैव टू फाइंड आउट द इम्पैक्ट या फाइंड आउट द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन द बैंक्स गोल, या सिंपल सा आप इसको मैनेजमेंट को बीच में नहीं लाना चाहो तो रिस्क विच इम्पैक्ट द अचीवमेंट या गोल्स ऑफ द बैंक शुड बी आइडेंटिफाई हो जाए,
देन उसके बाद में मेजर हो जाए कितनी है, और साथ में मॉनिटर हो जाए। ठीक है, अब मॉनिटर से आप चाहो तो पहले मॉनिटरिंग एक्टिविटीज लिख देना। ठीक है, क्योंकि जो भी रिस्क मैनेजमेंट मॉडल है शुड बी रेगुलेटेड, असेस्ड एंड अपडेटेड होना चाहिए, और ये इंडिपेंडेंट पर्सन करे, नहीं तो अपडेशन हमेशा होना चाहिए। फिर कंट्रोल एक्टिविटीज वाला पॉइंट, तो वहां से अपन ने जो बोला कैसा कैसा कंट्रोल होना चाहिए, एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए इनके पास में, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है एडिक्वेटली फाइनेंशियल हो, ऑपरेशनल हो, या फिर कंप्लायंस इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से इनके पास में आती रहे। तो ये अपने को इसके अंदर कवर करना चाहिए, आप लोग ध्यान में रखने वाले हो। ठीक है, बराबर। एक पॉइंट और लेते हैं बच्चे लोगों, ताकि अपने लिए फिर थोड़ा सा बड़ा मैटर अपने साथ हो जाए तो अपन अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। फिर आता है बच्चे लोगों एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। द एंगेजमेंट टीम शुड होल्ड डिस्कशन टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक एंड इट्स एनवायरमेंट, इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल, एंड ऑल्सो टू असेस द पोटेंशियल फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हम इसमें इसको इजी कर लो। Now, engagement team have to discuss on many matters for better understanding of the bank and operation. तो engagement team should hold discussion, है ना, to gain better understanding about the bank या bank process, bank environment, including internal control system. बस इतना ही तो लिखना है आपको, और क्या करना है। ये ऑल्सो असेस द पोटेंशियल और मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। कि एंगेजमेंट टीम को टाइम टू टाइम पे डिस्कशंस करने चाहिए, तो दे हैव टू डिस्कस द मैटर्स। किस लिए? अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स, बैंक एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। बस इतना आपने को लिखना है इसके अंदर, इतना लिख दोगे हमारा काम हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में आपने को लिखना नहीं बच्चे लोगों को, एक आध क्वेश्चन इसमें से बनता है अपना। तो हद से हद ये चैप्टर जो अपना है वो 5 से 7 नंबर का आने वाला है भाई, इससे ऊपर तो आ नहीं रहा है। तो वो भी चॉइस के अंदर क्वेश्चन आने वाला है, तो उतना अपन इसकी टेंशन नहीं लेने वाले हैं, जितना कंफर्टेबली इसको अपन कर पाए। क्योंकि ऑडिट में आप लोग जानते हो, शुरू से मैं कह रहा हूं कि भैया बहुत स्मार्ट स्टडी अपने को करके चलना पड़ेगा, तभी अपन काम को ढंग से कर पाएंगे। तो ये चीज अपने को एक तो सबसे ज्यादा ध्यान में रखनी है। ठीक है, बराबर। तो इतना मैटर जो है वो आप लोग एक बार तैयार करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर इस पूरे टॉपिक को खत्म करके और देन आगे बात कर लेंगे। ठीक है, बराबर, कोई टेंशन नहीं। चलिए, तो इतना आज के लिए करिए, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो भी अपने मेन प्रोविजंस आगे के हैं टॉपिक्स, उनके ऊपर बात करेंगे। चलिए, इतना आज के लिए करो।